जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 लेक्चर 66। अच्छा जी, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 निकालें। ये स्क्रीन अभी शो हो जाएगी आपको। पास पेपर का क्वेश्चन 1 निकाल के एडजस्टमेंट नंबर 2 में बताएं कि पेरेंट ने, पेज नंबर 568, ये पेरेंट ने सब्सिडरी को फिक्स्ड एसेट बेचा है 30 जून 14 को। सही है? पेरेंट ने सब्सिडरी को 30 जून 14 को फिक्स्ड एसेट बेचा है और हमारा ईयर एंड भी क्या है 30 जून 14। तो बताएं कोई डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी या फ़िलहाल नहीं पड़ेगी? फ़िलहाल नहीं पड़ेगी। हमने तो डेप्रिसिएशन निकाली थी ना, पेरेंट सब्सिडरी को फिक्स्ड एसेट बेचे, लेकिन पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा कब फिक्स्ड एसेट? 30 जून 14 को। या सब्सिडरी ने पेरेंट को, मुझे नहीं पता, वो देख लीजिएगा। पेरेंट या जिसने भी बेचा कब एसेट? 30 जून 14 को। और बैलेंस शीट भी किस दिन की है? तो कब से कब तक की डेप्रिसिएशन निकालते हैं? डेट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से बैलेंस शीट डेट तक की। तो इसलिए फिर डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो नीड ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, पॉइंट नंबर 4, लॉन्ग टर्म लोन दिया है पेरेंट ने साल के पहले दिन। चला दें ऊपर कर दें। चला भाई, लॉन्ग टर्म लोन दिया है, क्या चाहते हो बताओ? लॉन्ग टर्म लोन दिया है पेरेंट ने सब्सिडरी को, यार पेज है 568। लॉन्ग टर्म लोन दिया है पेरेंट ने सब्सिडरी को यकम जुलाई को। लोन 5 साल बाद वापस होना है, चुप, और इंटरेस्ट पे होना है 30 जून और 31 दिसंबर को। बताएं जी, 6 महीने बाद इंटरेस्ट पे हो रहा है या साल बाद? एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल कोई पड़े होंगे या साथ आपको लग रहा है पे हो गए हैं? एक भी नहीं पड़ा होगा, क्योंकि जो 30 जून का इंटरेस्ट है वो 30 जून को पे हो गया है। इसलिए इंटरेस्ट रिसीवेबल और पेएबल नज़र आपस के नहीं आ रहे होंगे। क्लियर? तो सवाल बहुत आसान था, 2 एडजस्टमेंट जरा होती थी जी। तो सवाल बहुत आसान था, इंशाल्लाह हो गया होगा, नहीं हुआ तो आज कर लीजिएगा। अच्छा, पास पेपर का क्वेश्चन 1 समझ जाएं जो भी है। ओके, अच्छा जी अभी चलने दो ना। पास पेपर्स में जो चीज़ें आएंगी मैं होमवर्क देता रहूँगा, फिर डिस्कस करता रहूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो बात आपको जितने मैं सवाल करा रहा हूँ अभी तक 9-10, वो सारे पास पेपर्स की मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स उठाई हुई हैं। अच्छा मोहतरम, पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें एक सवाल हम कर रहे थे जिसके बारे में आपको एक सवाल पूछना चाहिए था, जो आपने शर्म की वजह से पूछा नहीं और मैंने हया की वजह से बताया नहीं। तो वो सवाल आपको पूछना चाहिए था। वो सवाल हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 15, और ज़बरदस्त एक सवाल था। काफ़ी क्लासों से चलते चलते एक सवाल बड़ा ज़बरदस्त मिला था हमें 792 में, और इसका होमवर्क क्वेश्चन 16 जो आज मेन सवाल है वो आज का क्वेश्चन 16 है। असल में ये पास पेपर का ही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 16 है, 1-2 एडजस्टमेंट चेंज की हुई हैं। क्वेश्चन 16 आज का आपका होमवर्क होगा, तो मेन ज़बरदस्त किस्म का होमवर्क है। अच्छा, एक बात आप मेरी गौर से सुनिएगा तसल्ली से, मुझे ये बताएँ कि पेरेंट ने सब्सिडरी को, तसल्ली से बातें सुनिए, पेरेंट ने सब्सिडरी को किस दिन बाय किया? 1 जनवरी 16 को। असूली तौर पे इस दिन की रिटेन्ड अर्निंग गिवन होनी चाहिए, लेकिन सवाल में गिवन नहीं थी। इसलिए हमने क्या किया था, हमने मेहनत करके इस दिन की रिटेन्ड अर्निंग निकाल ली थी, प्री रिटेन्ड अर्निंग निकालनी थी। इतनी सी बात समझ आ गई? रिटेन्ड अर्निंग आमतौर पे ना इसमें 2 ही चीज़ें होती हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग होती है, और दरमियान में प्रॉफिट होता है और डिविडेंड्स होते हैं। बस ये सादा सी, फाइनल अकाउंट में काफ़ी रिवीजन हो जाएगी। तो सवाल में प्री रिटेन्ड अर्निंग मिसिंग थी, डिविडेंड वगैरह प्रॉफिट वगैरह डाल के हमने ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग निकाल ली। ये बात एक अपनी जगह थी कि प्री रिटेन्ड अर्निंग मिसिंग थी। एक चीज़ आपको जो पूछनी चाहिए थी, जो आपने शर्मा के पूछी नहीं, कि सर पिछली क्लास के अंदर तो हम डिविडेंड किसी और एंगल से पढ़ रहे थे
और पिछली क्लास में तो हमने जो डिविडेंड की तफसील पढ़ी थी वो तो बिल्कुल किसी और एंगल से पढ़ी थी। हमने तो डिविडेंड के 5 सिनेरियोज पढ़े थे। तो सर आपने बताया ही नहीं कि वो 5 सिनेरियोज में से ये कौन सा सिनेरियो बन रहा है। हम तो उस एंगल से शायद चीजों को सोच रहे थे कि 5 सिनेरियोज में से कोई ये सिनेरियो होगा डिविडेंड वाला जिसको कंसोलिडेशन पर्पस के लिए टेकअप करना होगा और आपस के शायद कोई रिसीवेबल पेएबल हो डिविडेंड के, उनको टेकअप करना होगा। आपने तो हमें और ही चक्कर में डाल दिया। आपने तो कहा डिविडेंड को पकड़ो और पकड़ के जो है वो मिसिंग रिटेन अर्निंग वाली वर्किंग है उसमें जाके डालो और मिसिंग रिटेन अर्निंग निकाल लो। इस एंगल से तो आपने बात ही नहीं की। तो मोहतरम ये बात थी जो आपको पूछनी चाहिए थी। अब इसका जवाब भी सुन लें। असल में डिविडेंड जो हमने सवाल किया था ना पिछली क्लास में, उसमें डिविडेंड को मैंने यूज़ किया था, बिल्कुल मैं मानता हूँ। मैंने किस पर्पस के लिए यूज़ किया था? ओपनिंग रिटेन अर्निंग मिसिंग थी, इसलिए मैंने उसको यूज़ कर लिया था। ठीक है, तो जब भी ओपनिंग रिटेन अर्निंग मिसिंग हो, प्रॉफिट और डिविडेंड को तो यूज करना जरूरी है। अच्छा, शक्ल ऐसे बना के ना देखा करें क्या बातें हो रही हैं। इंट्रो की क्लास याद है? इंट्रो की क्लास ओपनिंग कैपिटल होता था, प्रॉफिट होता था, ड्राइंग होती थी और क्लोजिंग होता था। तो ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान प्रॉफिट और ड्राइंग होती थी। तो किसी भी चीज में ओपनिंग बैलेंस मिसिंग हो तो क्लोजिंग डालें और प्रॉफिट और डिविडेंड डालें, ओपनिंग पे पहुंच जाएं। तो वो तो ओपनिंग पे पहुंचने के लिए हमेशा डिविडेंड यूज करना है हमने, वो तो जरूरी था डिविडेंड यूज करना ताकि ओपनिंग मिसिंग फिगर निकाली। और उस मिसिंग फिगर को मैं ये नहीं कहूंगा कि सवाल के अंदर कोई मसला था, सवाल में एक चीज मिसिंग थी, वो डिविडेंड की इंफॉर्मेशन मैंने यूज करके वो निकाल ली थी। तो वो काम तो अपनी जगह करने हैं। लेकिन अब पिछली क्लास वाले सवाल को मैं इस एंगल से पढ़ने लगा हूं कि इस सवाल जैसी कौन सी एडजस्टमेंट थी, ये देखना बिल्कुल जरूरी हुआ करेगा। आज के बाद हर सवाल में आपने देखना है अगर डिविडेंड आ गया तो मेरे 5 सिनेरियोज में से कौन सा सिनेरियो बन रहा है। मोहतरम, 5वां सिनेरियो आपको याद है, पेड वाला पढ़ा था पिछली से पिछली क्लास में, और पेड वाले सिनेरियो में कुछ नहीं करना था, ये बात याद है? उस वक्त आप पे वो 5 सिनेरियो चढ़े हुए थे, उस वक्त आपको समझ आ रही थी चीज़ों की। अभी शायद आपको याद कराया जा रहा है तो आपके जहन से थोड़ा थोड़ा शायद निकला हो कि पेड वाले सिनेरियो जैसे जहन में होगा, पेड वाले सिनेरियो में इग्नोर करना था। और वजह क्या बताई थी? शायद आपको फिगर्स भी याद हो 50 और 30 की, कि पेरेंट ने अपना 30 में कैश डेबिट कर लिया है और सब्सिडरी ने 50 देते हुए कैश क्रेडिट कर लिया है। तो ना कोई रिसीवेबल पड़ा हुआ है ना कोई, तो नथिंग नीड्स टू बी कैंसल्ड। अच्छा, अब जरा इस सवाल को आपने जरूर कंसोलिडेशन के एंगल से पढ़ना था। ये जो मैंने मिसिंग फिगर निकाली है ना, ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नहीं है। पता है कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं? कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट होती हैं आपस की ट्रांजैक्शंस को कैंसिल करना, ये होती हैं कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। ये तो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नहीं है, ये तो सवाल के अंदर ओपनिंग रिटेन अर्निंग मिसिंग थी, वो मैंने नॉर्मल तरीके से निकाल ली। अब मेरा सवाल है आपसे, डिविडेंड को अब हम देखते हैं। मोहतरम, डिविडेंड के साथ उसने अल्लाह भला करे पेड लिखा हुआ है, तो बता दें कौन सा वाला सिनेरियो है? 5th सिनेरियो है। क्वेश्चन 12 जैसा 5th सिनेरियो है, इसलिए कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करने की जरूरत। जितना भी डिविडेंड बनता है सब्सिडरी ने उसको क्या कर दिया होगा? पे। अगर 50 बनता था पे, और पेरेंट ने उसको रिसीव कर लिया होगा। तो इसलिए आपस के रिसीवेबल पेएबल एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए ये 5वां सिनेरियो था। इस एंगल से भी सोचना था, ये अब आज आपको मैं बताने लगा हूं। क्वेश्चन 12 का 5th सिनेरियो था ये, जिसको ई का नाम हमने उधर दिया था। सो नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगी। अब अगर ये मैं बात आखिरी बोलने लगा हूं, इसको प्लीज लिख लीजिएगा। बात पहले मैंने सुन लें। अगर ओपनिंग रिटेन अर्निंग मिसिंग है, वहां तो डिविडेंड यूज कर ही लें ताकि ओपनिंग रिटेन अर्निंग निकल आए, ठीक है। और इसके अलावा कंसोलिडेशन के 5 एडजस्टमेंट्स होती हैं डिविडेंड की, उसके एतबार से भी हर दफ़ा डिविडेंड को आपने सोचना है, ठीक है। उस एतबार से हमने पिछली क्लास में क्यों नहीं सोचा था? क्योंकि टाइम अवेलेबल नहीं था, पेड लिखा हुआ था, इसलिए मैं इग्नोर करके चला गया था। तो इसलिए दोनों एतबार से हम सोचा करेंगे, क्या? ओके। अच्छा, जाते जाते पिछली क्लास में एक एडजस्टमेंट की थी, उसको ज़रा रिवाइज कर लें। सब्सिडरी का सरमाया कितना था? 700 मिलियन,
इस एडजस्टमेंट को ज़रा पकड़ें दोबारा। सब्सिडरी का सरमाया कितना था? 700 मिलियन। एक शेयर कितने रुपए का है? 10। तो सब्सिडरी के टोटल शेयर 70 मिलियन। 70 मिलियन पेरेंट जज्बाती होकर ख़रीद नहीं लेता। पेरेंट 70 मिलियन में से अच्छे खासे ख़रीद लेता है। 70 मिलियन में से उसने 70% ख़रीदे, तो कितने मिलियन शेयर ख़रीदे? 49 मिलियन। तो 49 मिलियन जब उसने शेयर ख़रीदे, 49 मिलियन शेयर बला होते हैं 49 मिलियन शेयर यूफोन के ख़रीद लेना। इसके लिए आपको 20 मिलियन रुपए देने पड़े और पेरेंट ने कहा 2 शेयर मैं अपने दे देता हूं, सब्सिडरी तुम मुझे 5 भेजो, मेरी तरफ से 2 आ जाएंगे, यानी 49 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आप बता दें कितने शेयर्स हमें अपने प्रिंट मशीन से प्रिंट करके देने पड़े? 19.6। और इसको ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई करना है पेरेंट के शेयर की फेयर वैल्यू से। ओके चलें जी, आज तो मैंने आपको था नहीं चेंज नहीं होती वो एक दफ़ा जब रिकॉर्ड हो जाती है ना उसके बाद आपने चेंज नहीं करनी। पेज 798 पे है जी। 20 मिलियन के अलावा थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, थोड़ी सी जान ले लो मेरी। क्वेश्चन 20 पेज 798। अब और नहीं पैसे होंगे तो अगले को यही कहेंगे ना मेरी जान ले ले। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब कहा था ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने कहा वो अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपके खलील हैं तो हम ज़रा आजमाना चाहते हैं, तो फरिश्ते आए, उन्होंने बोला अल्लाह, तो ऐसे खूबसूरत तरीके से अल्लाह बोला कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा भाई दोबारा बोलो। उसने कहा ये कुछ जानवर हैं, ये आपको मुझे देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा दे देता हूँ। फिर करते करते बात यहाँ तक आई कि दोबारा बोलो अल्लाह। तो उसने कहा आप क्या करेंगे? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अब तो मैं तुम्हारा ग़ुलाम बन सकता हूँ, लेकिन एक दफ़ा तुम्हारे मुँह से अल्लाह सुनना चाह रहा हूँ। तो इतना मोहब्बत थी सिर्फ अल्लाह के नाम से कि अपनी आपको अगले की ग़ुलामी में देने को तैयार थे। तो मैं यही कह रहा हूँ, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, नहीं तसल्ली होती, जान ले लो। P bought 75% shares of S several years ago। क्वेश्चन 22 है जी पेज 798 पे। द इनकम स्टेटमेंट्स आर एज फॉलोज। सेल आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहे हैं, एडमिन एक्सपेंसेस आ रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमने क्या करना है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने क्या करना है, कंसोलिडेट। बिल्कुल उसी तरह दोनों का रेवेन्यू जमा कर दें। ये क्या होगा? पीटीसीएल की जो बोले पीटीसीएल ने जो लैंडलाइन कॉल्स वाली पैकेज लॉन्च किए हुए होगी, ये यूफोन के अनलिमिटेड पैकेजेस जो ऑन नेट ऑफ नेट सारे ये वाले पैकेजेस होंगे, ये इनके खर्चे होंगे कॉस्ट ऑफ सेल, और ये इनकी एडमिन एक्सपेंसेस होंगे। क्लियर? इन दोनों को हम जमा कर देंगे तो ग्रुप के आ जाएंगे। इस सवाल में मैंने नहीं लिखा कि पेरेंट ने सब्सिडरी को कुछ सेल किया, सब्सिडरी ने पेरेंट को, इसलिए सवाल में कुछ नहीं लिखा। बेसिक सवाल है, पहला सवाल है। तो कहाँ P&L का कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाने। शुक्र किया तूने पूछ लिया, वरना अगर क्लास के एंड पे पूछता कि ये P&L का सवाल है तो मेरी जान निकल जानी थी। शुक्र है तूने टाइम पे पूछ लिया, ये P&L का सवाल है। अच्छा जी, पेरेंट consolidated statement of comprehensive income for year ended। ये इधर से मेरे पास जगह इधर मैं इसलिए कर रहा हूं और कोई नहीं, वो छोटा सा सवाल है। 31 12 10। चलें जी, सेल 400 एंड 200। कैमरा उधर ना करें भाई, मेरी तरफ ही रखें, ये बच्चों के पास है किताब घर में। आगे कॉस्ट ऑफ सेल 250 और 100 कितना आ गया जी? 350। ग्रॉस प्रॉफिट ना 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 मोहतरम, नहीं, जमा करके नहीं बताना। 150 जमा 100 नहीं आपने बताना। नहीं कुछ भी नहीं करना। 150 जमा 100 नहीं आपने बताना। आपने 600 माइनस 350 बताना है, क्योंकि ना कोई एडजस्टमेंट्स भी तो हो सकती हैं सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में। तो जीपी को जिस तरह इंट्रो की क्लास में बैलेंसिंग निकालते थे उसी तरह, तो जीपी के साथ ना ये नहीं लिखना 150 प्लस 100, वो फिर सही नहीं होगा। तो जीपी उसी तरह निकालें जैसे निकालते थे। तो जीपी में और नेट प्रॉफिट में ये जमा करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से ही निकाल लें। 600 माइनस 350 250 लेस एडमिन एक्सपेंसेस। जी बोलें।
20 प्लस 15 कितना हो गया? 35। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप जमा नहीं करने आपने, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो आपने खुद निकालने हैं थ्रू कैलकुलेटर। जी प्रॉफिट 215। तो ये थोड़ा सा अभी मैंने बनाया है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को। बीए कर लो। उधर ही रखें। ओके चलें, अब मैं आपके सामने जरा पेन से बनाने लगा हूं इसको दोबारा। हमने किस तरह की है जी? 400 जमा 600, कॉस्ट ऑफ सेल 250 जमा 100 कितना? 300। क्या जवाब आ गया? 250। ये जीपी मैंने 600 माइनस 350 करके लिखा है। माइनस करें खर्चे 20 प्लस 15 that comes to 35. The net profit is 200। हाँ पिछले सेशन के। अच्छा अब मोहतरम ये 215 के साथ मैं लिख दूं पेरेंट को दे दें। ये 215 पेरेंट को दे दें। अच्छा चलें, एक बात बताएं मुझे, एक बात बताएं, ये जो है ये 400, 250 और 20 ये किसके प्रॉफिट्स हैं? पेरेंट के। अब गेम ऑन होने लगी है। अच्छा ये 200 और 100 ये किसके प्रॉफिट्स हैं? सब्सिडरी के। अब आप मुझे बता दें पेरेंट का 215 पर हक है या नहीं? 215 पे कंट्रोल मैं नहीं पूछ रहा, मैं ओनरशिप के एतबार से बात कर रहा हूं। कंट्रोल सारा है, कंट्रोल है। 215 में से अगर शरी हिस्से किए जाएं इसके और शरीयत की रूह में इनको तकसीम किया जाए तो क्या 215 सारा पेरेंट हड़प करके ले जाए? क्या आप एग्री कर रहे हैं? 215 में पेरेंट का प्रॉफिट पड़ा हुआ है 130 और सब्सिडरी का प्रॉफिट पड़ा हुआ है 85। क्या 215 इज सम ऑफ पेरेंट प्रॉफिट एंड सब्सिडरी प्रॉफिट? आप बता दें क्या ये सारे के आगे मैं लिख दूं शेयर ऑफ पेरेंट कि ये पेरेंट का हिस्सा है? क्यों? ये तो पेरेंट का भी है और सब्सिडरी का भी है। इसमें से ये पेरेंट का भी है और सब्सिडरी का प्रॉफिट, और सब्सिडरी के हिस्सेदार दो हैं, पेरेंट और इमरान खान। अच्छा अब आप मुझे बता दें इस 215 में से इमरान खान को कुछ दे दें या इस 215 में से इमरान खान को कुछ दे दें या 85 में मैंने बोल दिया था ना, मुझे पता है बोल दिया था मैंने जी। 215 में से इमरान खान को कुछ दे दें कि 215 यार बहुत ज्यादा तो बातें सबर कर, बात तो पूरी करने दिया करो। 215 में से 25% इमरान खान को नहीं दे सकते क्योंकि इसमें तो येलो वाले पेरेंट के प्रॉफिट्स भी पड़े हैं। किसके प्रॉफिट्स का हिस्सा किसको देना होता है? सब्सिडरी के प्रॉफिट्स का हिस्सा एनसीआई को देना होता है। एक वर्किंग में खोलने लगा हूं, वर्किंग 2 की तरह, वर्किंग 2 की तरह। इसका नाम SRE नहीं रखने लगा, S प्रॉफिट रखने लगा हूं। इसका नाम S,
बैलेंस शीट में रिटेन्ड अर्निंग बांटी जाती हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट बांटे जाते हैं। एग्रीड? बैलेंस शीट में रिटेन्ड अर्निंग बांटी जाती हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट बांटे जाते हैं। क्या 130 और 85 दोनों एनसीआई को दे दूं या 85 का कुछ हिस्सा? जी मेरी बात खत्म हुई। वर्किंग 5 लिख लें 85 के साथ, जिस तरह आदत पड़ी हुई थी ना वर्किंग 2 वर्किंग 3, ये 85 लिख के साथ वर्किंग 5 लिख लें आज। आप बताएं ये 85 किसके प्रॉफिट हैं? इनमें से थोड़ा सा किसको दे दें? एनसीआई को, एनसीआई को दे दें। कितना इमरान खान को दे दें? 25%। कितने हैं प्रॉफिट? ये थोड़ा सा सोचें, ये वर्किंग 2 जैसी कोई चीज है। चलें सोच लिया सर, वर्किंग 2 जैसी चीज है। पोस्ट वगैरह इधर कोई नहीं आता, बस इसी साल का प्रॉफिट इधर आता है। अच्छा, पोस्ट वगैरह इसमें प्री वगैरह कोई नहीं। थोड़ा सा पेरेंट को दे दें और थोड़ा सा एनसीआई को दे दें। अच्छा जी, आप बताएं इमरान खान की टेंशन लेनी है आपने, इमरान खान की टेंशन लेनी है, पेरेंट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो मैं बताऊंगा क्यों। 85 इंटू कितना? 21.25, 21.25, 21.25 किसको दे दें? 21.25। नो नीड, सीआरई का हिस्सा निकालने की जरूरत नहीं है। वो अभी मैं आपको बताऊंगा, बैलेंसिंग आ जाएगा, वो बैलेंसिंग आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करें? इस 12.25 का क्या किया करना है? इधर देखें ऊपर 21.25 का क्या किया करना है? देखें इधर, ये 21.25 21.25 किसको दे दूं? एनसीआई को। और बकाया निकालने में बकाया 215 माइनस 21 193.75। ये किसको दे दूं? पेरेंट को। ये किसको दे दूं? पेरेंट को। अच्छा, कैलकुलेटर थामें। क्या आप एग्री करते हैं कि ये काम जो अब मैं कराने लगा हूं, ये पेपर में आपने चेक नहीं किया करना, क्योंकि आने वाले सवालों में एडजस्टमेंट्स हैं, तो इसलिए चेक नहीं किया करना, सिर्फ पहले सवाल में वेरीफाई करा रहा हूं। पेरेंट के कितने प्रॉफिट्स पेरेंट के हैं? सारे। कैलकुलेटर पे लिखें 130 प्लस 85 में से पेरेंट के कितने हैं? 75। जो मैंने कहा था निकालने की जरूरत नहीं है, नो नीड। 85 का 75% करने की जरूरत नहीं है। जी बोलें, दोनों का टोटल आ गया 193.75, लेकिन इसको आपने बैलेंसिंग निकाला करना है। इसको क्या निकाला करना है? अच्छा बता दें, ये किस किस के प्रॉफिट हैं? पेरेंट के और सब्सिडरी के प्रॉफिट्स में से थोड़ा सा किसको दे दें? इमरान खान को। बाकी सारा पेरेंट का। क्लियर? अच्छा, ये प्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल होगी पेपर में P&L बनाते हुए? कैसे लाइनें लगा दें? ये प्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? वर्किंग 5 तो करनी है ना, वर्किंग 5 तो करनी है। एक मिनट, आपने 215 इधर लिख लिया करना है दोबारा। सर ये बैलेंस शीट है। ओह नहीं भाई, बैलेंस शीट नहीं है, मैं तकसीम करने लगा हूं। 215 को इधर दोबारा लिख लिया करना है, ठीक है? इसमें से ये तो क्लोज हो चुका है, डबल अंडरलाइन हो चुका है। आपने एट्रीब्यूट करना है। ये ना प्रॉफिट एंड लॉस की दुम समझ लें। यहां तक तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको बनाना आता था ना, ये नीचे वाला हिस्सा समझ लें मैं प्रॉफिट एंड लॉस का बना रहा हूं, लेकिन ये इसकी दुम है, इसके साथ जुड़ी रहनी है, तोड़नी नहीं है। एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट एनसीआई। एनसीआई को इसका दे दें या 85 का कुछ दे दें? 85 का। वो कितना निकाला है वर्किंग 5 में आपने? 21 बाकी किसको दे दें? पेरेंट को। कितना? 215 माइनस 20। ऐसे तो नहीं बेहतर ना यार जी? कितना? 183.5। चलो नमाज की ब्रेक कर लो।
अच्छा जी, वर्किंग नंबर 5 प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों का एक इंटीग्रल पार्ट हुआ करेगी। अब अगर पेपर में सवाल आ जाए मोबाइल वाले भाई के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ, बाल बाद में फेंकी, पेपर में सवाल आ जाए कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक सारा काम करना है और ये एग्जाम लेवल का सोल्यूशन है, इस पैटर्न पे आपने सॉल्व करना है। एस का प्रॉफिट कितना था? अच्छा जी, अब एक बात बतानी है आपने, ये किस किस का प्रॉफिट है? पेरेंट का और सब्सिडरी का। क्या इस सारे में से एनसीआई को दें या सब्सिडरी के प्रॉफिट में से एनसीआई को दें? सब्सिडरी का प्रॉफिट कितना है? 85। तो 85 में से एनसीआई को दे दें, 85 में से एनसीआई को दे दें। 85 में से कैसे दिया करना है एनसीआई को? जहन में रखनी है एसआरई, एसआरई जैसी वर्किंग, एस प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये एक साल की वर्किंग है। इस साल का प्रॉफिट, इस साल के प्रॉफिट में कुछ पेरेंट का है और कुछ पेरेंट की टेंशन नहीं लेनी आपने इधर, जैसे एसआरई में लेते थे, इधर सिर्फ एनसीआई की टेंशन लेनी है। 85 इंटू दैट कम्स टू 21.25। अब ये पूरा सवाल सॉल्व हो गया। तो बजाय कि इस सवाल को हम रिपीट करें, एक सवाल इस तरह का छोटा सा और कर लें, फिर चलते हैं आगे। P acquired 70% S, उनके P&L सेपरेट आपको अवेलेबल है। सेल 200, 100, कॉस्ट ऑफ सेल 70 और 50, प्रॉफिट आ गया 100। ये जीपी आ गए और खर्चे, ये सवाल मैं अपनी तरफ से बनवा रहा हूं। जी कितना आ गया? 48। चलें जी, इस सवाल को सॉल्व कर दें, 5 मिनट ले लें आराम से, इस सवाल को सॉल्व कर दें। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने बनाया, क्वेश्चन में नोट करना पड़ेगा। थोड़ा सा ज़रा रनिंग में आ जाए, फिर अगला सवाल करते हैं। इधर हो जाए, उधर ही रख। बन गया? जो कोई लेट आए दाएं वाले से ज़रा समझ लिया करे क्या हुआ था। बहरहाल अभी भी देख लें, आसान चीज़ें। डन? ओके। सेल 200 जमा 100, 300। कॉस्ट ऑफ सेल 70 प्लस 50, दैट इज 120। अच्छा, अब आपने ना इसको, इन दोनों को नहीं टोटल करना। 300 माइनस 120, 180। पॉज करके किसी ने सॉल्व करना है ऑनलाइन में कर ले, अभी मैं बस सोल्यूशन कर रहा हूँ, उसकी तरफ देखें आप। खर्चे 5 जमा 2, 173। ये जी हमारा प्रॉफिट आ गया। यहाँ तक भी ऑब्वियसली हमें मार्क्स मिलेंगे, लेकिन कंसोलिडेशन में तकसीम बड़ी ज़रूरी है, किसी का हक नहीं मारना। तकसीम बड़ी ज़रूरी है कि 173 किसका है। अच्छा जी, अब एक काम हमें करना चाहिए कि
नहीं, सवाल जब आया करे ना तो किसका प्रॉफिट तकसीम करना होता है एनसीआई को, तो ये कितने लोगों ने ज़रा क्वेश्चन के अंदर ही लिख लिया था, ज़रा चेक करें। वर्किंग 5 कितने लोगों ने लिख लिया था, 48 के साथ हाथ खड़ा करें। तो मैंने कहा इसकी आदत डालें, जैसे बैलेंस शीट में हम लिखते थे वर्किंग 2 वर्किंग 3, तो किसके प्रॉफिट को बांटना होता है। मैं भी उसी तरह का सवाल रिवाइज करा रहा हूँ, आपको ज़रा जल्दी बैठ जाएं। किसके प्रॉफिट को बांटना होता है, सब्सिडरी के प्रॉफिट को बांटना होता है। पकड़ा दो उनको चाय पहले, फिर बीच में बांटनी पड़ेगी। अच्छा, एक हो गई, 2, ये ऊपर क्या ये इलास्टिक लगी हुई है, रबर बैंड लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, अजीब अजीब सी बातें शुरू हो गई। चलो चलो, गिर गई है नीचे चाय लिफाफे में, किसी ने पीनी है। अच्छा चलो लिफाफा बंद कर दो, अब ऊपर से गिरा लगा दो, बैग में रख लो। ओके अच्छा जी, आप इधर देखें, कर लो चीनी मिक्स। अच्छा, ये वर्किंग 5 है, ये किसका प्रॉफिट है जी, एस का। ये प्रॉफिट 30% किसको दे दें, आप जाए मुझे तस्वीर खींच के भेज दें, वो जो है फिर कल कर लेंगे, कोई नहीं। हाँ बस है, मिल गया, ज़बरदस्त। बस ठीक है, कल इंशाल्लाह मिलते हैं, कल तैयार हो के आना है। अच्छा, वर्किंग 5 किस, अच्छा ये बैकएंड पे आप बिल्कुल जहन में रख सकते हैं, एस आर ई, एस का इस साल का प्रॉफिट में से कुछ सीआरई को दे दें, इसकी टेंशन आपने नहीं लेनी, आपने सिर्फ एनसीआई को दिया करना है जी। एनसीआई को कितना प्रॉफिट, 48 का 30%, इट कम्स टू 14.4। तो 48 का 30% आप दे दें एनसीआई को, 14.4। अब इस प्रॉफिट को तकसीम करना है, पहले देख लें बेशक, पहले देख लें, 14.4 एनसीआई का है, तो बैलेंसिंग पेरेंट का है, बैलेंस 158.6। ये समझने के लिए आसान तरीका है, ये समझने के लिए आसान तरीका है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली इस तरह प्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। पेपर में क्या करेंगे, पेपर में निकालेंगे जेब से रुमाल, इसको मिटाएंगे और मिटा के एक लाइन लिखा करेंगे, तकसीम कर दो एट्रीब्यूटेबल टू। खुदा के लिए कोई ऐसा फिरका ना पैदा हो जाए जो कहे बैलेंस शीट बनाते हुए भी टैली होनी होती थी और कंसोलिडेशन में ना बेटा प्रॉफिट एंड लॉस भी टैली होता है। खुदा के लिए ऐसा फिरका ना पैदा हो जाए कहीं, ठीक है। तो 173 को तकसीम करना है, इसमें से कुछ आपने पेरेंट को देना है, कुछ आपने इमरान खान को देना है, ये वर्किंग 5 से आया करेगा। एस का प्रॉफिट 14.4 इमरान खान को दे दें, ये फिगर बैलेंसिंग आ जाएगा 158.6। डन, ओके जी। चलें, आज की पूरी क्लास में जितनी भी रहेगी, अभी तो अच्छी खासी पड़ी, आज की पूरी क्लास में सिर्फ हम एक एडजस्टमेंट कर लेते हैं, सेल ऑफ स्टॉक बाय पेरेंट टू सब्सिडरी और सेल ऑफ स्टॉक बाय सब्सिडरी टू पेरेंट इन द क्वेश्चंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले हम किन सवालों में कर रहे थे, बैलेंस शीट के सवालों। अच्छा, आज आके आपको पता है, पता नहीं आप इधर कुछ ज़रा मुहज़्ज़िब से और एहतियात से अल्फाज इस्तेमाल करने वाले हजरात भी बैठे हुए हैं। बहरहाल पंजाब के इलाकों में कहा जाता है आ जाके खोती बोर्ड थले, तो वो अब आ जाके ना कुछ नहीं होता यार, खैर है, आप लोग भी कभी सुन लिया करें ऐसी बातें। तो आ जाके ना आप हजरात उधर ही आ जाएं बोर्ड थले जहाँ पे हम थे, मीन्स के वेयर वी वर, ओ लेवल्स वेयर वी वर, कम बैक देयर, बैक टू पेविलियन गाइस। ओके मैन, वो एक एग्जाम्पल की थी, 10 रुपए का बिस्किट 12 रुपए का बेचा, 12 रुपए वाले ने आगे 15 रुपए का बेचा। तो उसके लिए मैं कह रहा हूं आ जाके पेज नंबर 475। चलें जी,
इसी सवाल को हम बेस बनाएंगे, लेकिन आज कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम के एतबार से पढ़ेंगे। पेज नंबर, ये टाइम नहीं मिलेगा मुझे लगता है, कोई नहीं, पियो, एक दो घूंट पी लूंगा। अच्छा, ओहो सॉरी, मैं ये ला रहा था। हंस लें, जोर जोर से हंसें, अकेले में जाके यकसुई में हंसें। हंसने के दो तरीके हैं, एक बंदों वाला, एक बंदरों वाला। ओके जी, ये भी थक जाता है। अच्छा जी, किसी को याद है सोल्ड वाली फिगर से खेलते थे, अनसोल्ड वाली फिगर से खेलते थे, या अनसोल्ड के प्रॉफिट से? अनसोल्ड के प्रॉफिट से। प्लीज, ना सोल्ड वाली फिगर से खेलते थे, ना अनसोल्ड वाली फिगर से खेलते थे, बल्कि अनसोल्ड के प्रॉफिट से खेलते थे। क्लियर? अच्छा, इधर जो है वो स्टोरी बिट डिफरेंट है। इधर स्टोरी जो है वो बड़ी आसान सी, ज़्यादा आसान है बल्कि उसकी बनिस्बत, इसलिए ये आपने ज़रा गौर से समझनी है। इलस्ट्रेशन 1, पेज नंबर 475। इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 1 में बताइए जी क्या हुआ है। सब्सिडरी परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹10 एंड सोल्ड टू पेरेंट फॉर ₹12। जी बताएं, सब्सिडरी परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10 एंड सोल्ड टू पेरेंट फॉर ₹12। देखिएगा कहां आएगा। ना ना ना, पूरी बात करें। सही है, ये पहली लाइन मैंने पढ़ दी। इलस्ट्रेशन 1 की पहली लाइन आप दोबारा पढ़ लें। बताएं जी, लाइन बोलें दोबारा। तो इसमें ब्लैक मार्कर किसी को कह दें तो नहीं होगा सिस्टम। जी बोलें। पेरेंट सोल्ड गुड्स टू, यार तू कितने हैं यार, पेज नंबर 775 तो यार मैंने रोना आ रहा है यार, रुमाल ले आ यार, पेज 475 खोल यार, तेरी मेहरबानी यार, तेरी मेहरबानी। जैकेट पा लिया तू, शूज भी पा लेने काले, छेती कर मेरे भाई, हरी आप गाय 475 पे आए गाय। ओके जी, 475 पे क्या लिखा हुआ है? सब्सिडरी परचेज गुड्स कॉस्टिंग 10, बस इतना सा। सब्सिडरी परचेज गुड्स कॉस्टिंग 10, सब्सिडरी परचेज गुड्स कॉस्टिंग 10, डन। अगली लाइन पढ़ें। एंड सोल्ड टू बाबू, सॉरी, एंड सोल्ड टू पेरेंट फॉर ₹12, और पेरेंट को कितने की बेची? 12 की। तो पेरेंट ने इससे कितने की खरीदी? 12 की। पेरेंट सोल्ड द गुड्स इन सेम ईयर फॉर ₹15। पेरेंट ने बेच दी 15 की। पेरेंट ने कितने की बेच दी? 15 की। ओके, अब मैंने आपको यह बताया था कि ना ना भाई बोलना है, इसने 10 की बाहर की दुनिया से खरीदी, इसने आपस में 12 की बेची, और इसने बाहर की दुनिया को 15 की बेच दी। तो मैंने आपको बताया था रियल प्रॉफिट है 5, रियल प्रॉफिट है 5। क्लियर? ओके, अब आप मुझे बता दें, सवाल के अंदर ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो मुझे बता दें क्लोजिंग स्टॉक जो है, इसने तो 10 वाली चीज 12 की बेच दी है, तो बताएं इसका क्लोजिंग स्टॉक। इसने 12 वाली चीज 15 में बेच दी है, इसका क्लोजिंग स्टॉक 0। डन। तो ये इनके प्रॉफिट एंड लॉस मेरे आपके सामने है, और मैंने आपको बताया था 12 माइनस 10, 2 का खर्चा इसने बुक कर लिया था, और 15 माइनस 12, 3 का खर्चा इसने बुक कर लिया था। 2 का खर्चा इसने, तो प्रॉफिट 2 का प्रॉफिट इसने, 3 का प्रॉफिट इसने, 2 जमा 3 5 का प्रॉफिट रियलाइज हो गया। ओके, अब
अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए आपसे सवाल पूछने लगा हूं चंद। मेरा पहला सवाल इस डेटे को सामने रखते हुए, सोल्ड गुड्स बताएं कितनी है? 12 रुपए की। हमने भेजी कितने की? आपस की सेल पूछ रहा हूं ना, जिसको आप कहते हैं S2P। सोल्ड भेजी कितनी? 12 वाली। इसीलिए मैं कहता था ये सेलिंग प्राइस पे पड़ी है। इसने तो 10 रुपए की खरीद के 12 की बेची ना, ये सोल्ड हो गई। अनसोल्ड 0, अनसोल्ड 0। क्यों? क्योंकि अनसोल्ड इसलिए 0 हैं कि पहले पेरेंट को बेची गई और पेरेंट ने आगे बेच दी। तो क्या ये सोल्ड है या अनसोल्ड है? अनसोल्ड। तो अनसोल्ड होते हैं क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट इज द अमाउंट लाइंग इन बायर स्टॉक? 0। एक्सेलेंट। और मेरी बात सुना करें, ये जो सेल होती है ना, ये बाहर की दुनिया वाली की बात नहीं हो रही होती, ये सेल आपस की होती है। और आपस की आज कौन कर रहा है? डायरेक्शन क्या है? सब्सिडरी टू पेरेंट। तो बताएं जी, 10 वाली चीज कितने की बेची? 12 की। उसने 12 वाली कितने की बेच दी? व्हाट इज अनसोल्ड लाइंग इन बायर स्टॉक? अनसोल्ड का प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक दी थी, सारा प्रॉफिट क्या हो गया? रियलाइज हो गया आउटसाइड वर्ल्ड से। डन। इस 0 को हम बैलेंस शीट के सवालों में कुछ नहीं करते थे, लेकिन P&L के सवालों के अंदर हम क्या करते? बैलेंस शीट के सवालों में हम इसको भी काट देते थे, इसको भी काट देते थे, इस फिगर को उठा के एंट्री करते थे। किसने बेचा? सब्सिडरी ने। किसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया? कौन प्रॉफिट रिवर्स करे? SRE डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। ये हम इस 0 की एंट्री करते थे और हम इन 2 फिगर्स को इग्नोर कर देते थे। लेकिन मोहतरम, P&L में बहुत सी चीजें इग्नोर नहीं हुआ करेंगी। P&L में सेल इग्नोर नहीं हुआ करेगी। P&L में इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस इग्नोर नहीं हुआ करेंगे। P&L में मैनेजमेंट फीस इनकम, मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस इग्नोर नहीं हुआ करेंगे। P&L में बहुत सी चीज़ें जो इग्नोर नहीं हुआ करेंगी बल्कि कंसिडर हुआ करेंगी। इस बुनियाद के ऊपर एक बात आपसे करने लगा हूँ। मुझे बता दें, अगर मैं कंसोलिडेटेड P&L बनाना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे कोई ना कोई क्या करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। ये कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? सेपरेट। मैं इनसे किसकी तरफ जाना चाह रहा हूं? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की तरफ। मुझे बता दें, क्या सब्सिडरी ने आपस में जानने वाले को 12 की चीज बेची? क्या ये 12 की सेल आपस की है? इसको माइनस कर दूं। अच्छा, ये 10 रुपए का बिस्किट तो इसने बाहर की दुनिया से खरीदा हुआ है। क्या 12 की परचेज जानने वाले से है? इसको परचेज में से माइनस कर दूं। इधर से 15 कड्डा, इधर से 12 निकाला, इधर से 12 निकाला, सॉरी दोनों जगह से 12, इधर से 12 निकाला, इधर से 12 निकाला। अब बता दें, 12 जमा 15 माइनस 12, 15 कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, जो रियल सेल है हमारी एंटिटी की। अगर हम कंबाइंड एंटिटी हैं तो रियल प्रॉफिट 15 की बेस पे कैलकुलेट होना है, क्योंकि 12 तो आर्टिफिशियल सी ट्रांजैक्शन है ना, एक पेरेंट ने सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने पेरेंट को चीजें बेच दी। और ये परचेज 10 रुपए की आउटसाइड वर्ल्ड से की हुई है। अब पकड़े, 10 जमा 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 10। अब मुझे बता दें, जब मेरा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम निकल के बाहर आएगी, खूब निखरी निखरी होगी, तो मुझे बता दें, ओपनिंग स्टॉक 0 सवाल में, क्लोजिंग स्टॉक 0, तो मुझे बता दें आप कि मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा होगा? 15 माइनस 10, 5, और 5 का मेरा रियल प्रॉफिट है। तो बता दें, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या पड़ा हुआ था? इसकी किताबों में सेल, ये डेटर क्रेडिटर होते थे, वो नहीं याद आ रहा है? एक की किताबों में डेटर पड़े होते थे, दूसरी किताबों में क्रेडिटर पड़े होते थे। क्लियर? इसी तरह इधर क्या है? एक की किताबों में, दूसरे की किताबों में परचेज पड़ी हुई है। इस 12 को, ये वाला 12 बाहर निकाल दें और ये 12 सामने रखते हुए ये वाला 12 बाहर निकाल दें। अब बता दें, 15 माइनस 10, रियल प्रॉफिट कितना आ गया? तो ये 12 अब इग्नोर नहीं करना प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों में।
इस 12 के साथ क्या सलूक किया करने, वो अब आप तारीखी जुमला लिख लें। इस 12 के साथ क्या क्या किया करने, डिडक्ट कर दिया करना है। क्या कर दिया करना है, ये 12 कहां से डिडक्ट किया करना है, डिडक्ट फ्रॉम सेल, डबल डबल करना है, डिडक्ट फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ, आप तो परचेज बोल रहे हो, असल में आने वाले दिनों में मेरे मोहतरम एक मसला ये होगा कि परचेज मुझे अवेलेबल नहीं होगी, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल अवेलेबल हुआ करेगी, तो इसलिए मेरी भी कुछ मजबूरियां, वो मैं आपको सारी बता नहीं सकता। तो आने वाले दिनों के अंदर परचेज अवेलेबल नहीं होगी, बल्कि सम अप करके क्या अवेलेबल होगी, कॉस्ट ऑफ सेल अवेलेबल होगी। तो डिडक्ट दिस 12 फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये जी एक्शन रिक्वायर्ड हुआ करेगा हमारा, क्या, डिडक्ट 12, उधर इग्नोर करते थे बैलेंस शीट के सवालों में, इधर इग्नोर नहीं करना, डिडक्ट 12 फ्रॉम बोले सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल। और यार देखें, इसकी लॉजिक याद रहेगी, 12 ये तो आपस के है ना, इसने बेचा तो इसकी सेल में पड़ा होगा, इसने खरीदा तो इसकी परचेज में पड़ा होगा, और परचेज कहां पड़ी होती है, कॉस्ट ऑफ सेल में। तो सेल में से बाहर निकाल दें 12 और परचेज में से बाहर निकाल दें 12। वो 12 जिसे आप इग्नोर करते थे बैलेंस शीट के सवालों में, प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों में उसे गले लगाया करेंगे और पकड़ के इधर छोड़ दिया करेंगे। क्लियर? चलें जी, ये नोट कर लें। ये इसके ऊपर आपने हेडिंग क्या देनी है, इलस्ट्रेशन 1 इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इलस्ट्रेशन 1 की डिस्कशन हम करने लगे हैं इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जो हाँ, जो सोल्ड की फिगर है, जो सोल्ड की फिगर है, जो उसने भेजी थी, क्योंकि एक ने सेल में, सादा सी बात है यार, किन चक्रों में पड़े हुए हैं, एक ने बेचा तो सेल में डाला है, दूसरे ने खरीदा तो बस उसको दोनों जगह से माइनस कर दें। अगली एडजस्टमेंट मजे की है, जिसमें आगे अनसोल्ड पड़ा होगा। अगली एडजस्टमेंट मजे की है, वो समझने वाली होगी जरा। आसान तो ये भी है, आसान वो भी है। चलें जी, ये इलस्ट्रेशन 1 हो गई। आज हमने किस एतबार से की, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एतबार से डिस्कशन की है। अच्छा, ये कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, सेपरेट। इनमें से 12 बाहर निकाल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। 15 माइनस 10 कितना प्रॉफिट पड़ा हुआ है, 5 का प्रॉफिट पड़ा हुआ। तो ये बस लिख लें मेन बात, डिडक्ट 12 फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा जी, आगे मूव करें। इलस्ट्रेशन 2, कुछ याद है क्या था, कुछ इसमें याद होगा यार, ऐसे तो ना करें, याद होगा। सब्सिडरी ने, अच्छा चलें उधर रखें, अभी नोट करें कुछ लोग। और पेज नंबर कौन से किताब का, इलस्ट्रेशन 1 का 475, इधर ले आओ। अच्छा जी, अगला सवाल पढ़ते हैं। सब्सिडरी परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹10। सब्सिडरी ने 10 रुपए की कॉस्ट वाली चीज़ें जो है वो बाय की हैं। ये 10 रुपए की पेरेंट से बाय की हैं या बाहर की दुनिया से, बाहर की दुनिया से बाय की हैं। और पेरेंट को कितने की बेच दी हैं, 12 की। अब जरा ऐसे गले से पकड़ के बताएं आपस की सेल कितनी है, 12, एंड सोल्ड टू पेरेंट फॉर 12, सोल्ड टू पेरेंट फॉर 12, आपस की सेल है। अच्छा जी, पहले तो आप इतनी सी बात लिख लेते हैं, ये क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, सेल, ये अनसोल्ड लिखा हुआ है, ये अनसोल्ड का प्रॉफिट लिखा हुआ है। अच्छा, इधर से शुरू कर लेते हैं। सेल, SP एडजस्टमेंट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये एडजस्टमेंट का कॉलम मैंने, बैलेंस शीट में भी एडजस्टमेंट्स होती थी, और एडजस्टमेंट होकर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ जाती थी। तो प्लस माइनस यही होते थे। नहीं, इसका इस तरह फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, फॉर्मेट उसी तरह प्लस माइनस किया करेंगे। अभी तरह लॉजिक दिया तो इसलिए एडजस्टमेंट वाला कॉलम डाल दिया। अच्छा जी, अधूरी अधूरी बात पोस्ट किया करें। सब्सिडरी परचेज गुड्स कॉस्टिंग 10, ये तो नहीं लिखा हुआ पेरेंट से, तो ये तो बाहर की दुनिया से खरीदी। सब्सिडरी परचेज बिस्किट कॉस्टिंग ₹10। डन, आगे चलें। एंड सोल्ड टू पेरेंट फॉर 12, आगे ना पढ़ें। एंड सोल्ड टू पेरेंट फॉर 12, पेरेंट को 12 का बेचा। ये दोनों काम इकट्ठे करें। अभी मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं इनकी। सोल्ड टू पेरेंट फॉर 12,
डन। जब इसने बेच दिया तो इसका क्लोजिंग स्टॉक 0 हो गया। आगे पढ़ें। पेरेंट ने खूब जान मारी, दिन रात एक को कहा खुदा के लिए ये बिस्किट ले लो, ये करके AFC हो जाता है। लोगों ने कहा कैफ भी हो जाए तो हमने नहीं लेना, कर लो। पेरेंट डिड नॉट सोल्ड द गुड्स टिल ईयर एंड। पेरेंट ने ईयर एंड तक जो है वो चीजें नहीं बेची। बोले जी पेरेंट की सेल 0। अब घबराना नहीं है, आपने क्लोजिंग स्टॉक हिम्मत करके लिखवाना है। जो परचेज है वही क्लोजिंग में पड़ा होगा, जो परचेज है वही। कोई साइन सून लगवाने हैं तो वो मुझे बाद में लगवा दीजिएगा आप, उसकी मुझे भी टेंशन नहीं है। मुझे पता है क्लोजिंग स्टॉक वगैरह माइनस होते हैं, लेकिन मैं कौन से इधर प्रॉफिट्स निकाल रहा हूँ, मैंने तो बारों बार प्रॉफिट यहाँ निकालने हैं, तो मुझे पता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। ओके, तो जो परचेज है वही क्लोजिंग स्टॉक है। डन। अब आपने मुझे ये तीनों चीजें बतानी है। वर्किंग, ये एग्जाम वाली वर्किंग है। किसने किसको बेचा, कितने का बेचा। नहीं नहीं, ये तो बाहर से खरीदा हो यार, प्लीज। कितने का बेचा, 12 का। अनसोल्ड अगले की किताबों में पड़ा हुआ है। इसका एक लफ्ज सुने, स्टिल इंक्लूडेड इन बायर स्टॉक, बिकॉज पी इज बायर। कई दफा उंगली का इशारा बंदे के कॉन्सेप्ट को कहीं से कहीं ले जाता है। एक मिनट देखें, स्टिल इंक्लूडेड इन बायर स्टॉक, अभी तक बायर के स्टॉक पे पड़ा है। कितना, 12। अच्छा यार, इसमें वैसे ना प्रॉफिट परसेंटेजेस वगैरह नहीं दी हुई। क्या कोई इधर बंदा बैठा हुआ अनसोल्ड का प्रॉफिट ज़बानी बता सकते हैं? ऐसे ही ज़रा पूछ रहा हूँ, प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं दी हुई। क्या कोई इधर बैठा हुआ आपस का प्रॉफिट बता सकते हैं? आपस का प्रॉफिट। आगे तो बेच नहीं सका ये बेचारा, इलस्ट्रेशन 2 में आप आगे तो बेच नहीं सका, तो 10 का खरीदा खुद और जानने वाले को 12 को बेचेगा। ओ मैंने कमा लिया। शोर ने चपेड़ मारी, शोर ने कहा तूने क्या कमाल किया है, तू जो है वो सूट खरीद के लाई है बाहर से, और तू जो है जे डॉट से खरीद के लाई सूट 10,000 का, और मुझे कह रही है बेच के 12,000 का, मैंने 2,000 कमा लिया। आर यू मैड? बीवी ने कहा ओ आई फॉरगॉट दैट वी आर वन। बट तो ये ऐसी आ रही है तुम्हें शायद। अच्छा, तो अनसोल्ड का प्रॉफिट बोलें, आपस का प्रॉफिट बोलें कितना कमाया है। इधर तो प्रॉफिट आएगा कि नहीं है यार, इधर तो नहीं प्रॉफिट आएगा भाई, तफसील में क्यों जा रहे हैं। इसकी किताबों में तो प्रॉफिट आना ही नहीं, क्योंकि ये अभी तक बेच ही नहीं सका। प्रॉफिट तो किसकी किताबों में आएगा, बेचने वाले की किताबों में। तो बेचने वालों की 12 माइनस 10, अनसोल्ड का प्रॉफिट 2। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक काम तो वही करना है। देखें ना, 12 और 12 माइनस करेंगे तो दाल गलेगी, ऐसे तो नहीं दाल गलेगी। 12 इधर वाला 12 भी माइनस करना पड़ेगा, ये वाला 12 भी माइनस करना पड़ेगा। तो 12 के साथ तो पक्का काम कर लें, हमेशा ही क्या किया करना है, ये वाला जो इग्नोर करते थे बैलेंस शीट के सवालों में, डिडक्ट 12 फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल, माइनस 12। और माने ना माने ग्रुप सेल कर ही नहीं सका, माने ना माने ग्रुप तो सेल कर ही नहीं सका अभी तो पेरेंट के इन्वेंट्री में पड़ी हुई है। पेरेंट के गोदाम में जाके देखा, ओ बीवी, शोहर तुझे मैंने कपड़े बेचे थे। शोहर ने कहा अलमारी से पहने। बीवी ने कहा चंगा शो। अच्छा हद होगी यार, बात को बढ़ाया ना करो। अच्छा जी, 10 जमा 12, इसमें कोई आपस की परचेज ढूंढे यार। ये 12 आपस की परचेज है, 10 तो बाहर की दुनिया से खरीदे थे इसने। अगर ये इसको आपस की सेल कह रहा है तो पेरेंट इसे आपस की परचेज कह रहा होगा। तो वही काम जो मैंने आपको कहा है, बोले काम, डिडक्ट 12 फ्रॉम सेल एंड 12 फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल। ये पहला काम मैंने कर दिया। एक काम यहां और करना है आपने, एक काम यहां और करना है। आप देख लो, 10 जमा 12 माइनस 12, 10। यार परचेज तो किया ना हम लोगों ने 10 का, परचेज तो बाहर की दुनिया से किया हुआ है ना 10 का। लॉजिक बड़ी जबरदस्त चल रही है, परचेज बाहर की दुनिया से 10 का किया हुआ है हमने। समझ आ रही बात? अच्छा, आप मुझे ये बता दें एक बात कि क्लोजिंग स्टॉक ग्रुप के एंगल से कितना होना चाहिए। ये जरा एक पक्की ठक्की बात बताइएगा। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे आता है। क्लोजिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस पे नहीं आता। अब क्लोजिंग स्टॉक जरा मुझे बताएं, ग्रुप के लिए कॉस्ट कितनी पड़ी है?
आपस में जानने वाले को बेच के बिला वजह कॉस्ट बढ़ाने की कोशिश की गई है। ओवरऑल ग्रुप को कितने की पड़ी है चीज? 10 की पड़ी है। तो आपको याद है अनसोल्ड का प्रॉफिट हम क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करते थे। किसी को याद आ रहा है? स्टॉक कम होता था, स्टॉक कम होता था, तो स्टॉक को कितने से कम कर दें? तो मोहतरम ये तो इस 2 की एडजस्टमेंट भी तो करनी पड़ेगी, इस 2 की भी तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इस 2 को यहां से कम कर दें। इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? बोले मैं स्टॉक क्या कर रहा हूं? डिक्रीज। ये ना कहिएगा सर डबल एंट्री नहीं हो रही। डबल एंट्री कई चीजों की बैलेंस शीट में जाके टैली होती है, एक इंपैक्ट इधर जाता है दूसरा बैलेंस शीट में जाता है, तो ये ना कहिएगा डबल एंट्री नहीं हो रही। तो मुझे बता दें इधर से -2 क्यों करना बनता है? क्योंकि स्टॉक फूला पड़ा है। वैसे ग्रुप को कितने का पड़ा है स्टॉक? 10 का, तो 12 पे पड़ा हुआ है, तो 2 इधर से माइनस कर दें। तो 12 - 2 करूंगा तो ये 10 आ जाएगा। अब इन द एंड जब ये चीज बाहर की दुनिया को बिकी ही नहीं, बोलें बोलें बोलें, जब ये चीज बाहर की दुनिया को बिकी ही नहीं, तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस ने कहा कंसोलिडेशन के एंगल से प्रॉफिट नहीं आया, कंसोलिडेशन के एंगल से प्रॉफिट नहीं आया। ये एडजस्टमेंट का कॉलम है, नोट कर लें। इलस्ट्रेशन 2 सब्सिडरी का भेजा हुआ नहीं, ये तो ये वाला 2 अनसोल्ड प्रॉफिट। ये आप क्या पूछ रही हैं? ये हाँ सब्सिडरी का प्रॉफिट है, बिल्कुल सही है। S2P का मतलब है सब्सिडरी ने भेजा, ये लाइंग इन पेरेंट स्टॉक है 12। इसका ये तो हम डायरेक्शन सिर्फ लिखते होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं, ये पेरेंट के स्टॉक में पड़ा हुआ है और पेरेंट के स्टॉक में जो चीज़ पड़ी हुई है वो 2 रुपये से महंगी पड़ी हुई है। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि ये सारी चीज़ें ये इसकी बैलेंस शीट या इसके प्रॉफिट एंड लॉस में है। इसका मकसद सिर्फ ये होता है हम डायरेक्शन जानना चाह रहे होते हैं। ये स्टॉक तो पेरेंट की बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, यहां से भी देख लें, ये पेरेंट का स्टॉक है। ओके अच्छा जी, अब एक बात मुझे जरा आपने बतानी है, स्टॉक डिक्रीज करने की किसी को एंट्री आती हो? स्टॉक डिक्रीज करने की, स्टॉक क्रेडिट करने, स्टॉक क्या करने? क्रेडिट करना है। अच्छा, डेबिट क्या करना है? इसके ऊपर मेरी अलग बहस है। डेबिट क्या करना है? इस पर मेरी अलग बहस है, ये मैं बाद में करता हूं आपसे। अच्छा मुझे ये बता दें कि अब किस किस एडजस्टमेंट को पोस्ट करना पड़ेगा? सोल्ड की टेंशन लेनी है, अनसोल्ड की टेंशन लेनी है, अनसोल्ड के प्रॉफिट की टेंशन लेनी है। जी 2 चीजों की टेंशन लेनी है। नंबर 1 सोल्ड की टेंशन लेनी है और अनसोल्ड के प्रॉफिट की टेंशन लेनी है। और प्रॉफिट की टेंशन इसलिए लेनी है कि प्रॉफिट बुक हो चुका है, प्रॉफिट को क्या करना है? कम करना है। तो अभी मैं आपके सामने एक प्रॉफिट एंड लॉस खोलने लगा हूं, उस प्रॉफिट एंड लॉस में हम प्रॉफिट को कम करेंगे। उसके बाद ये एडजस्टमेंट मैं खुली रहने देता हूं ताकि इसकी फिगर्स में यूज कर सकूं। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लें, इसकी जनरल एंट्री में करा देता हूं, थोड़ा सब्र कर लो। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन 23 या 4 है, क्या है क्वेश्चन 20? क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन 24। एंटिटी P बॉट, पेज नंबर 798। चलिए आप रिलैक्स हो जाए, आसान सा एक सवाल कराते हैं। 2-3 एक लाइन की एडजस्टमेंट है। एंटिटी P bought 70% of S several years ago. During the year, S sold goods for 60. S ने चीजें बेची कितने की? 60 की, to P at a markup of 25%. At year end, P still had 1/4 of these goods in inventory. तो वो वर्किंग मुझे करके बता दें, जो वर्किंग हम किया करते थे, पेन पकड़ाना, वो वर्किंग मुझे करके बता दें जो वर्किंग हम किया करते थे। फिलहाल आप भूल जाएं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है या बैलेंस शीट का सवाल है। मुझे मशहूर ज़माना पुरानी वाली वर्किंग तो ज़रा कर दें, सोल्ड अनसोल्ड वाली वर्किंग। जी किसने बेचा? सब्सिडरी ने। किसको?
पेरेंट को, सोल्ड बोलें, भेजा कितना 60, अगला बंदा कितना नहीं बेच सका 1/4 इज स्टिल इन हिज इन्वेंट्री। तो 60 का 1/4 नहीं बेच सका, कितना हो गया 15। इसका मतलब है 15 अभी तक उसके स्टॉक में पड़ा है। इसको इस तरह समझ लो यार, 60 चीजें ट्रक में डाल के भेजी और अभी तक पेरेंट के गोदाम में 15 पड़ी हैं, अभी तक पेरेंट के गोदाम में 15 पड़ी हैं। आपको याद है हम प्रॉफिट किस पे निकालते थे? सिर्फ अनसोल्ड के प्रॉफिट। अच्छा अब बता दें आप 15 डिवाइडेड बाय, आप आए हुए हो माशाल्लाह, अच्छा हो गया, ये रिवीजन हो जाएगी। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्कअप है 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125। क्लियर? तो आप बता दें 15 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 3। मोहतरम सिर्फ आपने सोल्ड से खेला करना है, बैलेंस शीट के सवालों में नहीं खेलते थे, और अनसोल्ड के प्रॉफिट से खेला करना है। जब एक दफ़ा लॉजिक बता दी जाए ना और उसके बाद मैं कहूँ इसको छोड़ दें, तो बेशक आप उसको छोड़ दिया करें और जो स्टेप्स मैं बताऊँ उनके ऊपर आ जाया करें। अच्छा अब ना मुझे आपकी थोड़ी अटेंशन चाहिए, सिर्फ लास्ट आप समझ लें 1-2 मिनट्स आपके चाहिए। इस 60 के साथ मुझे बताएं मैं इंग्लिश में क्या लिखूं? डिडक्ट, हिम्मत करके लिखवाना है, डिडक्ट 60 फ्रॉम सेल एंड, बस ये आपके लिए काफ़ी है पेपर के लिए। डिडक्ट 60 फ्रॉम सेल एंड, लॉजिक पेपर में इतनी कुछ चीज़ों की याद नहीं रहती, जिनकी याद रखनी होगी मैं खुद बताता रहूँगा। डिडक्ट 60 फ्रॉम सेल एंड, सर इसकी हल्की सी लॉजिक बता दें, याद रह जाए। हाँ ठीक है, सुन लो, एस ने चीज़ें बेची 60 रुपये की, तो एस ने सेल में डालनी होंगी, पी ने परचेज में डालनी होंगी। एक की सेल से निकाल दो, दूसरे की कॉस्ट ऑफ, ये छोटी सी लॉजिक। अच्छा अगले 15 की टेंशन नहीं है, 15 के अंदर पड़े हुए प्रॉफिट की टेंशन है, 15 के अंदर पड़े हुए प्रॉफिट की टेंशन है। किसने बेचा? एस ने। किसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया? एस ने। कौन प्रॉफिट रिवर्स करे? एस। प्रॉफिट रिवर्स करने की जरा P&L के एंगल से एंट्री बता दें। ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट स्टॉक क्रेडिट। अजीब सा, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट स्टॉक क्रेडिट, प्रॉफिट रिवर्स करने की। और किन्ने बेचा? एस ने। सबर यार, अभी एंट्री नोट नहीं करनी। किसने बेचा? एस ने। किसने प्रॉफिट बुक किया? एस ने। किसने अपना प्रॉफिट बढ़ाया? एस ने। किसके जीपी में ये प्रॉफिट पड़ा होगा? एस के। तो ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट स्टॉक, ये जो अकाउंटेंट्स है ना, इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट में जो भी चीज जाती है ना उसको जीपी में डालना खत्म कर दिया हुआ है। सारी अकाउंटिंग में ग्रॉस प्रॉफिट में जो भी चीज़ जाती है उसको जीपी में डालना खत्म कर दिया हुआ है। अकाउंटेंट्स की ये राय है, यार इनको ना कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दिया करो। हमने कहा वो कैसे? कहते हैं हम बताते हैं। कहते हैं हम बताते हैं। कहते हैं आपने स्टॉक कम करना है ना? हमने कहा हाँ। कहते हैं मुझे बताओ एनआरवी लॉस में क्या कम होता था? हमने कहा स्टॉक कम होता था। तो कहते हैं उधर आप लोग एंट्री करते थे स्टॉक क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। अब अगर आपको FR1 की एंट्रीज भूली हुई है तो कोई मसला नहीं यार, खैर है, याद कर लें। तो एनआरवी लॉस रिकॉर्ड होता था, तो एनआरवी लॉस कभी भी जीपी के नीचे नहीं जाता था। एनआरवी लॉस कैसे रिकॉर्ड होता था? कॉस्ट ऑफ सेल का खर्चा बढ़ा के। एनआरवी लॉस कैसे रिकॉर्ड होता था? कॉस्ट ऑफ सेल का खर्चा बढ़ा के। अब मैं FR1 की रिवीजन की साइड पे नहीं जाना चाह रहा, वरना बात जो है वो बहुत आगे निकल जाती है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आपको मैं छोटी सी एक पिक्चर दिखा देता हूं। एक बिजनेसमैन है, उसकी सेल है 10 रुपये, ओपनिंग स्टॉक है 0, परचेजेज है 7 और क्लोजिंग स्टॉक है इसका 2 रुपये का। किसी ने आके इसको बताया कि मोहतरम तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सेल है 5, तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सेल है, देख यार इधर, तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सेल है 5। अब जब अकाउंटेंट कोई काम का बंदा आया, उसने कहा यार खुदा का खौफ कर, ये क्या किया है? स्टॉक तेरा कॉस्ट पे पड़ा हुआ है, वो तो जल के खराब हो गया, वो उसको एनआरवी पे लेके आ, उसकी तो प्राइस इतनी नहीं लगेगी अब। तो आपने सोचा मैं स्टॉक को एनआरवी पे ले आऊं। आपने कहा 10 रुपये तो सेल है मेरी इस साल की, वो तो कोई नॉर्मल सेल हुई होंगी, 7 रुपये की मैंने चीज़ें खरीदी थी और 2 रुपये वाला स्टॉक है, ये गिर के बेचारा ना 0.5 का रह गया।
जल जुल के 0.5 का रह गया, स्टॉक कम करना पड़ेगा। अब जरा देखिएगा स्टॉक कम करने का इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल पे। क्या आपको ये एनआरवी की एडजस्टमेंट फील हो रही है? 2 वाली स्टॉक को उठा के 0.5 पे ला रहा हूं, क्या आपको ये एनआरवी की एडजस्टमेंट महसूस हो रही है? कितने का स्टॉक खरीदा था? 2 रुपए का पड़ा हुआ था, 2 रुपए के पड़ी हुई बोतल किसी ने बताया कि इतनी गिर गई है कि 0.5 की गैस घुस निकल गई है। अगर किसी ने वैसे ठंड लेने के लिए पीनी हो तो वो ले लेगा, तो 0.5 फिर भी आपको दे जाएगी। अब मुझे बता दें 1.5 का एनआरवी लॉस नजर आ रहा है आपको? जरा कॉस्ट ऑफ सेल निकालें 6.5। क्या मैं कह सकता हूं एनआरवी लॉस जो रिकॉर्ड होता है वो कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा के रिकॉर्ड होता है? तो ये बड़ी लंबी चौड़ी बात थी, FR1 में होती थी। एनआरवी लॉस की एंट्री क्या? खर्चे बढ़ा दो और स्टॉक। इधर भी मोहतरम अकाउंटेंट्स कहते हैं कि अगर किसने बेचा? सब्सिडरी ने। किसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया? सब्सिडरी ने। कौन प्रॉफिट रिवर्स करे? सब्सिडरी। तो सब्सिडरी का जीपी रिवर्स कराओ। आपका तो दिल चाह रहा है ना एसआरई डेबिट करो, कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग छोड़ो, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल शुरू हुआ है। एसआरई की बजाय एस का जीपी रिवर्स करो। लेकिन जीपी रिवर्स करने से बेहतर है कि स्टॉक कम करना है तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें। जब कॉस्ट ऑफ सेल खर्चा बढ़ाएंगे तो जीपी खुद ही कम हो जाएगा। समझ आई बात? जब कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाएंगे तो जीपी खुद ही। तो हाउ वी विल कन्वर्ट द एंट्री इन बैलेंस शीट जो हम करते आ रहे थे एसआरई डेबिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चंस टुडे बाय डूइंग दिस कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक। ये बिल्कुल नई चीज आ गई आज जो पहले नहीं होती थी, और ये एंट्री थोड़ी सी हमने सेटमेट करके बदल दी। और इस एंट्री को रट्टा भी नहीं मारना। अगर पेपर में कभी भूल गई तो आपको पता होता है स्टॉक क्रेडिट ही होता है, तो फिर डेबिट क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सेल। इससे पहले क्या डेबिट हो रहा था? इससे दिल चाह रहा था जीपी डेबिट करते, इससे पहले डेबिट करते थे एसआरई। अब इन दोनों चीज़ों को छोड़ के क्या डेबिट कर दिया? ये लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो ये मोहतरम वर्किंग है इस सवाल की। बस अब मैं सवाल को एग्जाम लेवल का शुरू करता हूँ, ये नोट कर लें। अब भाई जो आप लास्ट में बैठे हुए हैं, आपस का प्रॉफिट जीपी उल्टा के रिवर्स कर दें या खर्चे बढ़ा के रिवर्स कर दें? हमारी मर्जी है, खर्चे बढ़ा के रिवर्स कर देते हैं। खर्चे बढ़ा देंगे खुद ही जीपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना बोली। खर्चे बढ़ा देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, जीपी खुद ही कम हो जाएगा। जीपी डेबिट, जीपी कम हो रहा है, कैसे करना है? कॉस्ट ऑफ सेल खर्चा बढ़ा दो, जीपी खुद ही कम हो जाएगा। डन? ओके। अच्छा जी, आप भाई इधर देखें, सवाल को शुरू करें। इस एडजस्टमेंट को जरा मैं मक्खन में से बाल की तरह साइड पे निकाल रहा हूं। मुझे ज़रा P&L जैसे पुराना बना रहे थे थोड़ी देर पहले तक, उस तरह बनवा दें। 800 जमा 450, 350, 350 जमा तो 150, फिर 120 जमा 80। चलें जी, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं। ये मैं एग्जाम लेवल का सॉल्यूशन शुरू करने लगा हूँ। आंसर नंबर 24। पेरेंट ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। जी पकड़ें भाई, सबसे पहले सेल बोलें 800 एंड खुदा के लिए कोई एडजस्टमेंट पोस्ट ना करवाइएगा मुझे। बैलेंस शीट के सवालों की तरह चलें, बिना एडजस्टमेंट्स पोस्ट किए पहले इजी मार्क्स ले लें पेपर में। कॉस्ट ऑफ सेल 350 और 150। जीपी नहीं, अब जीपी इधर भी नहीं निकालना, सब्र करो। इसमें से माइनस क्या करें? खर्चे कितने? 400 जमा
120 प्लस 80 लाया, ये क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। लेकिन अभी ना हमने प्रॉफिट नहीं निकालना, हमने तो एडजस्टमेंट्स करनी है, हमने तो एडजस्टमेंट्स करनी है। ओके जी, एडजस्टमेंट्स अब आप मुझे बताना शुरू करें। किसने बेचा? सब्सिडरी ने। कितने का बेचा? 60 का। सब्सिडरी की सेल में पड़ा होगा और पेरेंट की परचेज में पड़ा होगा। 60 को माइनस कर दें सेल से भी और कॉस्ट ऑफ सेल से भी। जैसे ये 12 और 12 माइनस किया था यार, जैसे ये 12 और 12 माइनस किया था, ठीक है। तो अब क्या करें? पहली एडजस्टमेंट पोस्ट होने लगी है ब्लू मार्कर से। पी एंड एल के सवालों में अभी तक मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं की थी, पहली एडजस्टमेंट पोस्ट होने लगी है। -60 -60। ये एडजस्टमेंट हम पोस्ट नहीं किया करते थे किन सवालों में? बैलेंस शीट के सवालों में। लेकिन प्रॉफिट लॉस के सवालों में तो सेल भी हमें गिवन है, इसलिए ये भी एडजस्टमेंट पोस्ट करेंगे। अच्छा, इसके बाद आप बता दें आपस का प्रॉफिट किसने रिकॉर्ड कर लिया? सब्सिडरी ने। अगर मैं कहूं आपस का प्रॉफिट सब्सिडरी ने रिकॉर्ड कर लिया तो जीपी को मैंने क्या छेड़ा ना करें। आपस का प्रॉफिट उल्टाना है। उल्टाने के कई तरीके हो सकते हैं। एक 2 नंबर सा तरीका, जीपी को माइनस कर दें, वो रहने दें। जीपी को माइनस करने के बजाय खर्चे बढ़ा दें तो प्रॉफिट खुद ही कम हो जाएगा। बोलें जी, खर्चा डेबिट, बैलेंस शीट में जाके स्टॉक क्रेडिट। बैलेंस शीट मुझे दी नहीं हुई, बैलेंस शीट मुझे दी नहीं हुई, दी होती तो मैं डबल एंट्री पोस्ट कर पाता। खर्चा डेबिट 3 रुपए से और स्टॉक क्रेडिट। इस खर्चे को बढ़ाने का मकसद क्या है? जीपी को कम करना। ये आखिरी एडजस्टमेंट देखें, खर्चा डेबिट। अब बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर पकड़ लेते हैं, कहते हैं सर लॉजिक आप कुछ और देते हैं, माइनस माइनस माइनस, और जब फेस पे आता है तो माइनस माइनस प्लस करने लग जाते हैं। ये क्या हो रहा है? और यार जब ज्यादा साइनों के चक्कर में ना पड़ो, असल में इधर भी तो माइनस साइन लगता है ना, तो वो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस होता है, तो ये माइनस और माइनस एक्चुअली एक दूसरे को ना करके प्लस कर देते हैं। तो अब हर चीज की बीच में जाने की जरूरत तो नहीं, मैं जिस तरह समझा रहा हूं उस तरह समझ लो। मैं चाह रहा हूं कि जीपी कम कराने, तो आप कह रहे हैं खर्चे बढ़ा दें, बस खर्चे बढ़ा दें। अब जिन लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही, मुंह से निकल जाता है, जिन लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही है कि सेल और, अच्छा देखें ना यार प्लीज, इससे कंपेयर जरूर करें। सेल और परचेज में से 12-12 माइनस निकालने, लॉजिकली देखें हमने, तो सेल और परचेज में से 60-60 बाहर निकाल दिया। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक में से 2 निकाल लें, तो वो माइनस और माइनस एक तरह का क्या बन जाता है? प्लस। तो शायद इस वजह से ये प्लस है। लेकिन मैंने तो यहाँ के एक और तरीका आसान सा सिखा दिया है, इधर उधर सोचने की बजाय। जीपी उड़ाने, जीपी कम करने, जीपी कम करने के लिए बस ये एडजस्टमेंट है। और ये एडजस्टमेंट जब भी P&L का सवाल आता है तकरीबन आई के अपने हर दफ़ा डाली होती है। तो ये 3 लाइनें हैं। ये वर्किंग आपको पता है, ये वर्किंग आपने हमेशा की भी थी। ये वर्किंग की तो बहुत प्रैक्टिस है, वर्किंग की तीनों फिगर्स निकालनी आती हैं। आज P&L में पोस्टिंग इसकी बता दें। 60 रुपए को कितनी जगह माइनस करना है? 2 जगह माइनस करना है। और जिस तरह डेटर क्रेडिटर माइनस करते थे आपस के, उसी तरह 60 रुपए को 2 जगह माइनस कर दें और खर्चे बढ़ा के जीपी को क्या कर दें? कम कर दें। अच्छा जी, अब यहां पे खड़े होके प्रॉफिट मुझे निकलवा दें। $1190 44 437 यार क्या 350 जमा, और छोड़ दें यार, 350 जमा 150 500, 500 में से 60 गए 440, 440 में 3 जमा करें, जाने दो यार। मैंने ओ भाईजान ने ना बात मुकाई है ये बोल के, आप लोग उसकी गलती निकाल रहे थे, ये बोल के तूने बात मुकाई है ना। हाँ जी पागला देना, ये 4 फिगर्स नहीं टोटल हो रही। अच्छा जी 547।
चलें जी, अब एक लाइन हमने डालनी है, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू। उसके लिए एक चीज़ मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ इस बात के ऊपर कि आपके साथ वाले ने वर्किंग 5 लिख लिया था सवाल के ऊपर ही। बहुत अखीर बंदा है वो। ऐसे लोग हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और फिर 1000 साल और रोना पड़ता है उसे। ओके जी मोहतरम, हाँ जी जी बिल्कुल। मोहतरम पूछ रहे हैं कि इसकी डबल एंट्री नहीं हुई। खर्चा डेबिट, बैलेंस शीट में जाके हम स्टॉक क्रेडिट करेंगे जब कभी P&L बैलेंस शीट के इकट्ठे सवाल आएंगे। तो खर्चा डेबिट, बैलेंस शीट में जाके स्टॉक क्रेडिट आते हैं, बिल्कुल आते हैं, कल ही आ जाएगा, अब तैयार हो के आना। वर्किंग 5 220 वर्किंग 5 में जाने, तो वर्किंग 5 करवाएं जी। वर्किंग 5 किस वर्किंग जैसी? वर्किंग 2 जैसी। उसमें एस की रिटेन्ड अर्निंग आती थी, इसमें एस का प्रॉफिट आएगा। एस का प्रॉफिट बोलें तो 220। ये सारा एनसीआई को दे दें या जितना एनसीआई का बनता है, जितना बनता है 220। होल्ड ऑन, सबर, कूल डाउन। एक बात आपने मुझे बतानी है, एस के प्रॉफिट्स को जिस तरह एसआरई को एडजस्ट करके पोस्ट किया जाता था, क्या एस के प्रॉफिट्स को एडजस्ट करके पोस्ट किया जाए? या अगर एस के प्रॉफिट्स के अंदर कोई जीपी शीपी आप उल्टा भी रहे हैं तो खैर है यार, एस के प्रॉफिट से अनएडजस्टेड पकड़ लो, ये अनएडजस्टेड प्रॉफिट पकड़ लो 220 रुपए, इसके जीपी के अंदर आपस का 3 रुपए का प्रॉफिट पड़े, आंखें बंद कर लो। जो है वो कबूतर ने आंखें बंद करके बिल्ली देख के, कबूतर खाया जाएगा। कबूतर ने आंखें बंद कर, मैं हुआ कि इसलिए कि तूने नीचे किया हुआ था ये, तो मैं ये कह रहा हूं कबूतर ने आंखें बंद करके बिल्ली देख के, तो आंखें बंद करने से मसला हल हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा, कबूतर खाया जाएगा। सिमिलरली मैं ये बात कर रहा था मोहतरम कि ये आपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रॉफिट उठाया, क्या इस प्रॉफिट के अंदर जीपी वगैरह भी पड़े हुए हैं और क्या आपस का जीपी भी पड़ा हुआ है? सही, यहां तक बात समझ आ गई? आखिरी मेरी बात का जवाब दीजिएगा, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये वर्किंग 5 वर्किंग 2 जैसी है? जी बिल्कुल, वर्किंग 5 वर्किंग 2 जैसी है। तो क्या मैं अनएडजस्टेड प्रॉफिट्स जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठाए हैं उन्हीं को बांट दूं, या वो सारी एडजस्टमेंट्स जो एसआरई में होती थी वो भी यहां हुआ करेंगी? वो सारी एडजस्टमेंट जो एसआरई में होती थी, एक एक एडजस्टमेंट यहां हुआ करेगी। एसआरई के अंदर कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होती थी? जितनी एडजस्टमेंट्स एसआरई के अंदर होती थी 99% एडजस्टमेंट्स यहां हुआ करेंगी। जो 1% नहीं हुआ करेंगी वो मैं बताऊंगा, आप लोग बताऊं नहीं है, मैं बताऊंगा वो एक एडजस्टमेंट कौन सी है जो यहां नहीं हुआ करेगी। एसआरई वाली सारी एडजस्टमेंट्स एस प्रॉफिट फॉर द ईयर में होंगी, क्योंकि एस प्रॉफिट मेरा कौन सा है? अनएडजस्टेड है या एडजस्टेड है? अनएडजस्टेड है, यानी मैंने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठाया ना, और इसमें आपस के प्रॉफिट पड़े हैं। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन इफ आई आस्क यू एसआरई में क्या एडजस्टमेंट्स होती थी, तो एसआरई में जो एडजस्टमेंट्स होती थी, नहीं मैं बताता हूँ, कोई एक दो मैं सैंपल बेस पे बता देता हूँ, फिलहाल आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एसआरई के अंदर जो एडजस्टमेंट्स होती थी, असल में हमारी किताब में एक सफ़ा दिया हुआ था, वो मैंने आपसे जो है वो छुपा के रखा हुआ था। ये सफ़ा था पेज नंबर 488। इसमें ना सारी वर्किंग्स के पैटर्न्स दिए हुए हैं, सारी वर्किंग्स के पैटर्न दिए हुए हैं, लेकिन ये सफ़ा इसलिए छुपा के रखा हुआ था कि अभी भी ये पैटर्न हमारे पूरे नहीं हुए कि आप सारा देख सकें। मिसाल 487
487। मिसाल के तौर पे आपको पता है इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, ये एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है। वर्किंग वन में इन्वेस्टमेंट आती हैं, फेयर वैल्यू कभी कभी एनसीआई फेयर वैल्यू पे आती है, कभी प्रोपोर्शनेट इधर शेयर कैपिटल आता है, सब्सिडरी का शेयर प्रीमियम आता है, प्री एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग आती हैं, प्री एक्विजिशन कैपिटल रिजर्व आते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस लॉस आता है। ये नहीं अभी समझ आएगी आपको। गुडविल कभी इधर आ जाती है, कभी इधर आ जाती है, ये नोट भी अभी आपको समझ नहीं आएगा। मैं यार कुछ और पूछने आया हूँ, एसआरई के अंदर किसी को याद हो क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती थी? इधर क्लोजिंग आती थी एसआरई, इधर क्लोजिंग एसआरई आती थी, इधर प्री एसआरई आती थी, और आपस का स्टॉक की रिवर्सल आती थी S2P वाली, और गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस आता था जब एनसीआई फेयर वैल्यू पे होती थी, और अगर पेरेंट ने नहीं बल्कि सब्सिडरी ने पेरेंट को फिक्स्ड एसेट बेचे हैं तो वो भी आते थे। ठीक है, तीन चीजें मैं आपको बताने लगा हूं, मुझे बताइएगा क्या इन तीन चीजों से अर्निंग कम होती है? अगर सब्सिडरी पेरेंट को स्टॉक बेच चुकी है तो अर्निंग उल्टानी पड़ेगी। क्या सब्सिडरी पेरेंट को फिक्स्ड एसेट बेच चुकी है तो अर्निंग उल्टानी पड़ेगी? क्या इंपेयरमेंट लॉस का खर्चा बुक करते हुए अर्निंग उल्टानी पड़ेगी? क्या किसी एसेट के ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस आया है, उसकी डेप्रिसिएशन यहां डालते थे, किसी को याद है? एसआरई में सारी सरप्लस की डेप्रिसिएशंस डाली जाती थी। तो यही तो चार एडजस्टमेंट्स कितने दिनों से हम लगे हुए थे। दूसरी साइड पे ना देखें, जो मैं बता रहा हूं उसके ऊपर रहें। तो मुझे बताएं, जितने हमने आज तक 9 से 10 सवाल किए हैं, उन 10 सवालों में ये चार एडजस्टमेंट्स हमने क्लास में अपने हाथों से पोस्ट की हैं। कौन कौन सी? सब्सिडरी नंबर 1 क्या करती थी? S2P का प्रॉफिट रिवर्स करती थी। सब्सिडरी S2P का फिक्स्ड एसेट वाला प्रॉफिट रिवर्स करती थी। इंपेयरमेंट लॉस बुक होने से भी अर्निंग कम हो जाती है, और सरप्लस पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने से भी अर्निंग कम हो जाती है। ये वाली साइड में आपको कभी दिखा दूंगा, ये इसकी और इसकी ऑपोजिट बात है, वो छोड़ें। यहां तक बात समझ आ गई? डिविडेंड भी कभी कभी आता है, लेकिन डिविडेंड में ना बहुत तफसील है, डिविडेंड में बहुत तफसील है। अच्छा, यहां तक बात खत्म हो गई, ओवर हो गई, क्लोज हो गई। मैं ये कह रहा था यार कि अगर आपने एसआरई में एडजस्टमेंट्स पोस्ट करते थे तो वर्किंग 5 इज मतरई। वर्किंग 5 का भी राइट है ना? क्या राइट है वर्किंग 5 का? बोले इसमें भी एडजस्टमेंट्स की जाए तो बोले ये किसका प्रॉफिट है? एस का। कितना प्रॉफिट है? 220। क्या एस आपस का क्या एस आपस का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर चुकी है? तो ये 3 रुपए लेके जाना ना भूलें। जैसे कि वर्किंग 5 में जाता था वैसे ही, जैसे कि वर्किंग 2 में जाता था वैसे ही वर्किंग 5 में जाएगा। तो कितने लोगों को याद आ रहा है? इधर S2P का प्रॉफिट रिवर्स होता था, ये बात याद आ रही? SRE में जाता था, आज S प्रॉफिट में जा रहा है। लेकिन खुदा के लिए ये ना समझिएगा कि ये कोई 3 रुपए की डबल एंट्री हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, सही है जी। आप बता दें इन द एंड ये अकाउंट क्लोज कहां होता है? तो यार ये 3 रुपए ऐसे क्यों देख रहे हो? वही 3 रुपए जो बैलेंस शीट के सवालों में उल्टाते थे, वही 3 रुपए। ये अकाउंट कहां क्लोज होता है? CRE और, लेकिन इस टॉपिक में हमने एक नया काम शुरू किया हुआ है। क्या काम शुरू किया हुआ है नया? NCI को लिफ्ट कराते हैं, CRE को लिफ्ट नहीं करवाते। चलें जी, 220 माइनस 3 217, तो 217 इंटू 30% 65.1, और इसकी, हाँ इसको भी निकाल सकते हैं लेकिन वो बड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। वो फिगर्स इसकी बैलेंसिंग आ जाती हैं, इसकी टेंशन नहीं होती इस टॉपिक में, इसकी फिगर्स बैलेंसिंग आ जाती हैं। तो एक बात लिखें, एस प्रॉफिट यानी वर्किंग 5 में वर्किंग 2 वाली चीज़ें आती हैं। वर्किंग 5 में वर्किंग 2 वाली 99% चीज़ें आती हैं। 1% मैं बता दूंगा कौन सी, मैं नहीं बोल रहा। वर्किंग 5 में, वर्किंग 5 के ऊपर ही लिख लो, वर्किंग 5 में वर्किंग 2 वाली चीज़ें आती हैं 99%। 1% कौन सी है वो फिर कभी देखेंगे। ओके, नहीं वो मैं बताऊंगा 65.1। अच्छा जी, आप बता दें मोहतरम क्या करना है? एट्रीब्यूटेबल। एट्रीब्यूटेबल का क्या मतलब होता है उर्दू में? तकसीम करना। एट्रीब्यूटेबल टू
एट्रीब्यूटेबल टू, जो जिसका हिस्सा है। 547 को इधर ही लिखें एज इट इज। इसमें से अच्छा खासा पेरेंट को दे दें और थोड़ा बहुता एनसीआई को दे दें। अच्छा, एनसीआई को देने से पहले कोई पोर्शन, कोई एडजस्टमेंट्स वगैरह करनी है या अनएडजस्टेड ही एनसीआई को दे दिया करना है? याद है उधर भी एडजस्टमेंट्स करके सीआरई एनसीआई को देते थे, तो इधर भी एडजस्टमेंट्स करके देना है। चलें जी, 65.1 और पी 480 1.9। हमने वो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा के वो कम कर दिया अर्निंग्स। हाँ, ओए होए 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 होए, ये डस्टर देखें, ओए होए 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 होए। भाई पता है क्या कह रहा है? खैर है भाई, ये कह रहा है, नहीं यार इसका बहुत अच्छा सवाल है, जेन्युइन सवाल है। कुछ बच्चे ग्रुप्स में भी पूछते हैं कि ये 3 रुपए जो है वो आपने खर्चे के तौर पे डाल के प्रॉफिट कम कर दिए हैं, तो जब प्रॉफिट कम हो गए हैं तो सर आप दोबारा क्यों प्रॉफिट कम कर रहे हैं? इस वर्किंग का अनलकीली स्टार्टिंग पॉइंट, अनलकीली इस वर्किंग का स्टार्टिंग पॉइंट वही अनएडजस्टेड प्रॉफिट है जिसमें गलती सही नहीं हुई। अनलकीली इस वर्किंग का, देखो हर चीज की लॉजिक होती है। अब कितनी बंदा बताए यार कि हद होगी, दिमाग की दही तो नहीं बनानी ना, हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है। लेकिन अब काजी कभी कभी आता है लिफ्ट कराने, अस्सलाम वालेकुम, अब सही कंसोलिडेशन को सही टका के तैयार कर, अभी नहीं बैठने का फायदा होगा, टका के घर जाके तैयार कर। ओके, ले जाओ बैग। क्या कैप लेके जानी है उसकी? हाँ पता करो। नहीं तो मैं उसे पढ़ा रहा हूं। तो मोहतरम भाई ने ये सवाल पूछा है कि 3 रुपए खर्चा आपने बुक करके प्रॉफिट कम तो कर दिया, सर आपने दोबारा क्यों इधर प्रॉफिट कम करने का सोचा? इसलिए कि मैं चला कहां से हूं, बोलें अनएडजस्टेड प्रॉफिट से। अब मोहतरम सारी चीजें पेपर में भूल भुला जाएंगी। आपको एक चीज आपने सिर्फ याद रखनी है, जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो मेरे और तुम्हारे और हमारे हैंड रिटन पेजेस जिंदाबाद। हैंड रिटन पेजेस आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए। हैंड रिटन पेजेस में जाके देखते हैं ये एडजस्टमेंट क्या है, ये एडजस्टमेंट क्या है। हैंड रिटन पेज नंबर 7, ताकि इस बात को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें आज के बाद। हैंड रिटन पेज नंबर 7। अब हैंड रिटन पेज नंबर को आज के बाद आपने गले लगा के रखना है। कल का दिन भी आपके पास हैंड रिटन पेज नंबर 7 होना चाहिए। हैंड रिटन पेज नंबर 7। जो जो पी एंड एल में करना है वो सारा इस पे लिखा हुआ है। पी एंड एल की सारी एडजस्टमेंट्स की समरी इस पेज पे है। हेडिंग नंबर 3, हेडिंग नंबर 3 ये ढूंढे ना, सफ़े का टॉप होगा, वैसे तो सफ़े बांट दिए थे मैंने। गुडविल इम्पेयरमेंट। ओके, हैंड रिटन पेज नंबर 7। वो किताब में मिसप्रिंट हो गए हैं, वहां से देख लें सॉफ्ट से। अच्छा, सेल ऑफ स्टॉक बाय S2P। फर्ज करो सोल्ड है 30, हमारे सवाल में भी 60 था। अनसोल्ड है और हमारे सवाल में इधर 3 रुपए था। ठीक है, सोल्ड अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट। 2 काम बता दें क्या करने हैं। 30 का क्या करना है, डिडक्ट 30 फ्रॉम सेल एंड, बस पेपर वाले दिन ये चीजें रिवाइज करके जानी है। और 4 रुपए का क्या करना है, पास जर्नल एंट्री, क्या कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, और बैलेंस शीट में जाके स्टॉक और हिट वर्किंग। ये मैंने एक हिंट दे दिया आपको, हिट वर्किंग ये भूल जाते थे बच्चे। हिट वर्किंग 5, वर्किंग 5 को हिट करना नहीं भूलना। क्या वर्किंग 5 को हिट करना है, यही 4 रुपए, यही 4 रुपए आपस का प्रॉफिट उल्टाने। देख लें, अब हमने भी यही किया, डिडक्ट किया 60 को दोनों जगहों से। हमारे सवाल में एक वर्किंग थी ना, वो मुझे करवा दें S2P वाली, कि सोल्ड कितना था 60, अनसोल्ड 15, अनसोल्ड का प्रॉफिट 3। तो डिडक्ट 60 फ्रॉम सेल एंड पास द जर्नल एंट्री ऑफ 3, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, बैलेंस शीट में स्टॉक क्रेडिट, हिट वर्किंग
5, वर्किंग 5 को हिट करना है। अब वर्किंग 5 इंशाल्लाह एसआरई के पैटर्न पे मूव करना शुरू कर देगी और वर्किंग 5 में भी एडजस्टमेंट्स आया करेंगी। शायद मैं आपको 4 दिन बाद जाके बताऊं कि वर्किंग 5 में सिर्फ फॉर द ईयर चीज़ें आती हैं और एसआरई में एज ऑन आती हैं। शायद 4 दिन बाद जाके आपको बताऊं थोड़ा सा फर्क वर्किंग 5 के अंदर और वर्किंग 2 में। वर्किंग 2 बैलेंस शीट की है, इसलिए इसमें एज ऑन कई सालों की डिडक्शन भी आ जाती है और इसमें सिर्फ फॉर द ईयर चीजें आया करेंगी, क्योंकि ये किसके लिए बना रहे हैं हम? फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, इस टॉपिक में ना आपने सीआरई की टेंशन नहीं लेनी होती, पेरेंट की टेंशन। पेरेंट की टेंशन इस टॉपिक में क्यों नहीं लेनी? एनसीआई का ध्यान रख लो, पेरेंट क्या आ जाया करेगा? बैलेंसिंग। इसलिए एक आसान एडजस्टमेंट मैंने आपके लिए जो छुपा के रखी हुई है वो थोड़ी सी ऊपर है, वो है सेल ऑफ स्टॉक बाय पेरेंट टू सब्सिडरी। वो सेल ऑफ स्टॉक बाय पेरेंट टू सब्सिडरी है, उसमें भी सारा वही काम करना है। सोल्ड, अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट। बेचने वाले ने क्या बेचा? 50, तो खरीदने वाले ने 50 किस में डाला होगा? परचेज में। तो डिडक्ट 50 फ्रॉम सेल एंड पास जर्नल एंट्री इस 5 रुपए की बोलें तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। डू नॉट हिट वर्किंग 5। एस के प्रॉफिट इन्फ्लेट हुए हैं या पी के प्रॉफिट भी उल्टाने की जरूरत नहीं, इधर सब कुछ इंशाल्लाह बैलेंसिंग आ जाया करेगा। फिक्र सिर्फ किसकी करनी है आपने इस टॉपिक में? इमरान खान की। सीआरई की फिक्र नहीं करनी। क्लियर? तो बस ही क्लास खत्म करते हैं। आप ये मुझे ना सवाल कर दें। क्वेश्चन 25, क्वेश्चन 25 वो मैं बताता हूँ, होमवर्क वाला। क्वेश्चन 25 बेचारा था जरा रिलैक्स मोड में आज रहे। क्वेश्चन 25 ये P&L है। इधर देखें, किसने बेचा? पेरेंट ने। किसने बेचा? सब्सिडरी ने। सोल्ड, अनसोल्ड, इधर कॉलम आएगा अनसोल्ड का प्रॉफिट। वो वर्किंग के अंदर आप कैलकुलेट कर लें। 5 से 7 मिनट लगाएं, ट्राई करें ये सवाल करने की। नहीं अभी कर लो, खत्म करो। जो घर गया वो गिर गया, अपने वादों से फिर गया। नहीं चलो करो। हाँ बोलो यार, अब मिल लो उससे। हाँ जी, वही जो होमवर्क में थी, पुत्र और शुत्र वाली पीपी की छुट्टी की थी उसने। ये बंदा सही है, इससे बोलिए एडजस्टमेंट समझ ली। ये नहीं, ये भाई, अब इनको ये भाई कह के बुलाएं। भाई इधर लाओ कैमरा। भाई कह रहे हैं वर्किंग 5 के अंदर जो आपने एंट्री की है वो समझ नहीं आई। मुझे ये बताएं, बैलेंस शीट के सवालों में एसआरई में ये 3 जाता था? याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? होमवर्क करते रहे रोजाना, कॉन्फिडेंस से बताओ जो बात है, करते रहो। तो ये जाता था एसआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट। तो जब उधर रिटेन्ड अर्निंग कम होती थी, इधर प्रॉफिट फॉर द ईयर भी कम कर दो। किसने बेचा? एस ने। किसने 3 का प्रॉफिट बुक किया? एस ने। किसने बेचा? किसने 3 का प्रॉफिट बुक किया? एस के प्रॉफिट्स को 3 से कम कर दो। 100% बैलेंस शीट एसआरई वाली वर्किंग आपको लग रही होगी। क्या दोनों ने खाना नहीं खाया हुआ दोपहर का? पेट पे हाथ रख के कह रहे हैं उसने नहीं खाया हुआ। आपने खाया हुआ है, उसने नहीं खाना खाया हुआ। ले जाओ इसको। किशमिश खाओगे?
किशमिश। ये क्या है सर? मैं दिखाऊंगा सर, लोग हंसेंगे कैसा। अब मैं क्या बताऊँ, मुझे तब कोशिश तो कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। Okay. The profit and loss of parent and subsidiary, समझ लो आप भी। The profit and loss of parent and subsidiary as at 31 दिसंबर 2015 as follows। अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको जिस तरह आदत पड़ी है ना बैलेंस शीट के सवालों की, इसी तरह P&L की फिगर्स उतार लिया करें, सारी वाइट बोर्ड पर उतार लिया करें। तो P&L की फिगर्स वाइट बोर्ड के ऊपर मैं आपके सामने उतारने लगा हूँ। P&L की फिगर्स वाइट बोर्ड पर आपके सामने उतारने लगा हूँ। और जिस तरह बैलेंस शीट के सवालों में वर्किंग का रेफरेंस देते थे, इसी तरह 147 के साथ वर्किंग का रेफरेंस दे दें। इसे वर्किंग 5 में इंशाल्लाह ले जाएंगे। तो बस एक एक करके चीज़ उतारना शुरू करें। चलें जी, उतारो उतारो। 835, 645। अगर आप लोगों ने नोट कर भी लिया या नोट करने के करीब हैं, फिर भी बेहतर होगा ज़रा पैटर्न देख लें एग्जाम में, जिस तरह आपने जिस तरतीब से चीज़ों को लेकर चलना, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। बोलें जी। सेल 835 प्लस 645। आगे चलें। कॉस्ट ऑफ सेल 5 525 100 396। आगे खर्चे बोलें। और जीपी शिपी बैलेंसिंग आ जाते हैं यार, रिलैक्स रहा कर, जीपी की टेंशन ना लिया कर। 115 102। और इनको ओपन छोड़ें, इनमें एडजस्टमेंट्स आया करेंगी। इन द एंड प्रॉफिट। ये बैलेंस शीट में याद है अनएडजस्टेड फिगर उतार लेते थे, ये अनएडजस्टेड फिगर उतर गई। एक और अनएडजस्टेड फिगर पकड़े, दैट इज 147 विदाउट एडजस्टमेंट्स। उठा लें इसे। वर्किंग 5, वर्किंग 5। जी बोलें। एस की अर्निंग या एस का प्रॉफिट फॉर द ईयर? हाँ, एस आर ई जैसी वर्किंग है, लेकिन फॉर द ईयर फिगर्स इसमें आया करेंगी। कितनी? 140। ये सारा उतार उतूर के आपने रिलैक्स हो जाने। अब अनएडजस्टेड फिगर सारी पोस्ट हो गई। एसआरई में भी तो क्लोजिंग पोस्ट कर देते थे, इसी तरह इस प्रॉफिट में भी हमने प्रॉफिट फॉर द ईयर पोस्ट कर दिया। अब एडजस्टमेंट्स को देखना शुरू करते हैं। मे बी वर्किंग नंबर 6 भी हमारी बुक हुई हुई है वैसे। मे बी वर्किंग, वो किसी दिन मैं आपको बताऊंगा, पिछली क्लास में भी वैसे बताई थी। वर्किंग नंबर 7 और वर्किंग नंबर 8 किसने बेचा? पेरेंट ने। P to S और S to P। चलें जी। सोल्ड 60, अनसोल्ड 20। सोल्ड 60, अनसोल्ड 20। और अनसोल्ड का प्रॉफिट। यार ये ना 25% ऑफ कॉस्ट है, तो इसका मतलब है 125 पे सेल होगी। तो पकड़ेंगे 20 को, डिवाइड करेंगे 125 से, मल्टीप्लाई करेंगे 25 से।
साथ साथ पिछली चीजें भी रिवाइज हो रही हैं। 20 को पकड़ के 125 पे तकसीम किया, 25 से मल्टीप्लाई किया 4। अभी इन तीनों को इधर ही छोड़ दें, अभी इन तीनों को इधर ही छोड़ दें। आगे चलें जी। सोल्ड 30, अनसोल्ड 5। अनसोल्ड का प्रॉफिट, अनसोल्ड का प्रॉफिट ये मार्जिन है 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 20 1। क्लियर? ये मार्जिन है ना, 20% ऑफ सेल्स। छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं पेपर में। 20% ऑफ सेल्स। ओके, अब मैं तो आपको चाहता हूं आप पेज हैंड रिटन नंबर 7 को अपना बडी बना लें। हैंड रिटन पेज 7 को अपना जिगर बना लें प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों में। सेल ऑफ स्टॉक बाय P2S। स्टेप 1, डिडक्ट ये वाली फिगर फ्रॉम सेल एंड डिडक्ट, ये लिखा तो नहीं करना ना पेपर में, पेपर में तो टाइम नहीं होगा। डिडक्ट 60 फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल। हैंड रिटन पेज 7 का गुलाम बना ले अपने आप को, -60 -60। हैंड रिटन पेज 7 के साथ जुड़े रहें। पास जर्नल एंट्री, मैंने प्रॉफिट उल्टाने के लिए खर्चे बढ़ाऊंगा, प्रॉफिट उलट जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक इन बैलेंस शीट क्रेडिट। बैलेंस शीट अभी मेरे से मांगी नहीं, तो 4 की जर्नल एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। खर्चे बढ़ा दें, प्रॉफिट खुद ही कम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। और रिलैक्स हो जाएं, आपने अब 1 टके का काम नहीं करना। डू नॉट हिट वर्किंग 5। 1 टके का काम नहीं करना। डू नॉट हिट वर्किंग। ओ भाई, किसने बेचा? पेरेंट ने। किसके प्रॉफिट में मसला है? पेरेंट के। ये किसका प्रॉफिट है? इसलिए कोई जरूरत नहीं सब्सिडरी के प्रॉफिट को छेड़ने की जरूरत नहीं। वो खुद ही इधर बैलेंसिंग बुलेंसिंग कुछ आना हुआ आ जाएगा, उससे टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट, समझ आ गई बात? आगे चलें। हैंड रिटन पेज 7 का गुलाम बना लें मैं आपको। सोल्ड, अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट, क्योंकि लॉजिक शायद भूल जाती है। डिडक्ट करें 30 दोनों जगहों से, पास करें जर्नल एंट्री और हिट कर दें वर्किंग 5। अच्छा जी, 30 को डिडक्ट करें सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से। डिडक्ट 30 फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल। चलें जी, -30 माइनस, बेचने वाले ने सेल में डाला होगा, खरीदने वाले ने परचेज में डाला होगा, ये बजाय। और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। कितने से जी? 1 से। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक क्रेडिट +1। लेकिन एस प्रॉफिट 99% किस जैसी वर्किंग है? SRE जैसी। एस प्रॉफिट SRE जैसी। तो क्या मोहतरम SRE में एस के प्रॉफिट्स उल्टाते थे? किसने बेचा? एस ने। किसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया? एस ने। कितना प्रॉफिट उल्टाएं? 1 यहां लिख दिया करना, एस टू पी। बस CRE की टेंशन नहीं लेनी आपने, उसकी जरूरत नहीं है। NCI 146 इंटू, हमने 80% बाई किया हुआ, 29.2। ओके, 29.2 इंशाल्लाह देख लेते हैं इसका क्या करना है। पहले टोटल्स करा दें। 836 836 554
कितना आ गया? अब आपको पता चले मैंने कहा हुआ था जीपीस को टोटल नहीं करना, तो जीपीस तो बैलेंसिंग आएगा। खर्चे 200 33, लेकिन इधर भी 337। अब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें समझ आने लगी हैं, मैं जल्दी जल्दी क्लोज करूं। एट्रीब्यूटेबल टू, अवेलेबल टू पेरेंट एंड एनसीआई। ठीक है जी। वर्किंग 5 29.30 तो पेरेंट की एडजस्टमेंट्स इधर करनी नहीं पड़ेंगी, वो बैलेंसिंग खुद ही आ जाया करेंगी। अब मेरे ख्याल से जो हम इस क्लास में शुरू से लगे हुए थे वो सारा ख़त्म हो गया है। जो शुरू से इस क्लास में हम लगे हुए थे सारी बातें इस एक पर यहाँ से लेके यहाँ तक मुकम्मल हो गई हैं। ये सवाल सारी बातों की समरी है। अगर ये सवाल आपने खुद कर लिया था तो इसका मतलब है पिछले 1 घंटे की चीज़ें आपको समझ आती नहीं। चीज़ें क्लोज ना करो यार, ये क्लोज ना करो। ऐसी 5-10 मिनट आप लोग बैठे हो, को पुरानी चीज़ें ज़रा हैंड रिटन पेजेस की अहमियत, ना कोई नई चीज़ नहीं करा मैं, हैंड रिटन पेजेस की अहमियत के ऊपर थोड़े से इसके फ़ज़ाइल हैंड रिटन पेजेस के बयान कर लें ताकि आपको बैलेंस शीट वाली चीज़ें ना भूली हो। ये तो हैंड रिटन पेज 7 है ना। अगर हम अपनी कहानी शुरू करें हैंड रिटन पेज नंबर 1 से, तो हैंड रिटन पेज 2, मोबाइल पे डाउनलोड करके ओपन कर लें ऑनलाइन वाले, अगर बुक में मिस प्रिंटिंग है। ओके, मोबाइल पे लेक्चर देख रहे होते हैं, चलो यार कोई मसला नहीं। बैलेंस शीट के सवाल जहन में लाएं। रिकॉर्डिंग ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑन गुडविल, पॉजिटिव गुडविल पे इम्पेयरमेंट लॉस। आप मुझे खुद बता दें, अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेस पे है तो सीआरई डेबिट गुडविल विद द फिगर ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है एसआरई डेबिट गुडविल क्रेडिट। क्लियर? सीआरई अकाउंट और एसआरई अकाउंट, वर्किंग नंबर 2 और वर्किंग नंबर। इम्पेयरमेंट लॉस इधर तब डालना है जब एनसीआई फेयर वैल्यू पे है, और इम्पेयरमेंट लॉस इधर तब डालना है जब एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेस पे है। क्लियर? अच्छा, अब इन एंट्रीज से ना आपके ये फॉर्मेट्स खुद ही खुलते चले जाएंगे। इम्पेयरमेंट लॉस जब एनसीआई किस पे है, फेयर वैल्यू पे, और इम्पेयरमेंट लॉस अगर एनसीआई किस पे है, प्रोपोर्शनेट पे। अब देखिएगा फॉर्मेट कैसे बढ़ता चला जाएगा। नेगेटिव गुडविल, नेगेटिव गुडविल आपने कुछ भी नहीं करना होता, सारी चीज़ें छोड़ें यार। व्हेन एनसीआई इज एट प्रोपोर्शनेट और एनसीआई इज एट फेयर वैल्यू, उसकी टेंशन नहीं लेनी। नेगेटिव गुडविल को हमेशा अदर इनकम में यानी सीआरई में शो करना है और कुछ नहीं करना। एंट्री उंट्री भी बेशक छोड़ दें आप। नेगेटिव गुडविल आपको याद है सीआरई में जाती थी। किसने बेचा स्टॉक? पेरेंट ने। कौन प्रॉफिट रिवर्स करे? भाई आप देखते रहो यार। किसने बेचा स्टॉक? पेरेंट ने। कौन, ये बैलेंस शीट के सवाल रिवाइज करा रहा हूं, कौन प्रॉफिट रिवर्स करे? सीआरई प्रॉफिट रिवर्स करें। तो सीआरई में जाके क्या कर देंगे, P2S स्टॉक वाली एडजस्टमेंट डन, स्टॉक का प्रॉफिट रिवर्स हो जाएगा। किसने बेचा स्टॉक? सब्सिडरी ने। कौन प्रॉफिट रिवर्स करे? सब्सिडरी। क्या डेबिट करें? एसआरई। ये देखिएगा वर्किंग्स के पैटर्न ऑटोमेटिकली बनते चले जा रहे हैं। S2P आपस के स्टॉक का प्रॉफिट। क्लियर? अच्छा, अब ये जो रीवैल्यूएशन होती है ना, उसकी पहली एंट्री वर्किंग 1 में होती है, एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1, और दूसरी एंट्री डेप्रिसिएशन वाली एसआरई में होती है। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, पहली एंट्री एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट वर्किंग 1 में होती है,
एसेट बढ़ने से डेप्रिसिएशन बढ़ जाती है ना, एसेट बढ़ने से डेप्रिसिएशन बढ़ जाती है। तो डेप्रिसिएशन बढ़ने की एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट, तो खर्चा बुक कर नहीं सकता, रिटेन्ड अर्निंग को कम करना पड़ेगा। खर्चा बुक कर नहीं सकता, अर्निंग को कम करना पड़ेगा। क्लियर? जी जी जी, अभी सबर पूछ लेना, एक मिनट। डेप्रिसिएशन किस पे ऊपर? रीवैल्यूएशन सरप्लस के ऊपर। ओके, और रिवैल्यूएशन, ये होमवर्क अगर आपने किए हुए चीजें आपको याद होंगी। रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट एसेट, एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री, एसेट डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन कम करनी है। डेप्रिसिएशन कम का मतलब है रिटेन्ड अर्निंग बढ़ाएं और खुशी रिकॉर्ड करें। डेप्रिसिएशन कम करने का मतलब है रिटेन्ड अर्निंग बढ़ाएंगे, खुशी हो रही है ना। तो इसलिए ये डेप्रिसिएशन आती है किसके ऊपर मोहतरम? रीवैल्यूएशन लॉस के ऊपर, लॉस के ऊपर, ठीक है। क्योंकि एसेट क्या हो रहा होता है? कम। रिवैल्यूएशन, एसेट कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन भी कम। डेप्रिसिएशन कम करने की एंट्री एसेट डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो ये खुशी एक रिकॉर्ड हो जाती है। तो ये 3-4 मोटी मोटी एंट्रीज हैं जो इन अकाउंट्स के अंदर आती हैं। और एक एंट्री जो है वो और आती है, वो फिक्स्ड एसेट की है, वो उसी तरह आ जाती है फिक्स्ड एसेट के बेचने की। अब होमवर्क के अंदर जो आप हजरात ने सवाल करने हैं वो P&L के भी सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। P&L का एक सवाल है, वो आपने करना है क्वेश्चन नंबर 14 प्रैक्टिस सेट का। 1-2 मिनट आपके लगेंगे, नहीं करना तो ना कीजिएगा, वो कोई मसला नहीं। पास पेपर क्वेश्चन 1 तो पिछली क्लास वाला था। अब असल में आपका जो मेन होमवर्क है ना आज का, जो मैंने कल डिस्कस करना है, वो पेज 794 पे क्वेश्चन 16 है। पेज 794 पे क्वेश्चन 16, ये आपका मेन होमवर्क है। एक छोटा सा होमवर्क अगर P&L के लिए करना हुआ कर लीजिएगा, नहीं करना हुआ ना कीजिएगा, दोनों में नोट्स के अंदर लिख दूंगा। वो है क्वेश्चन नंबर नहीं यार, वो रहने दे, उसके अंदर एक मसला है, छोड़े परे, बस ठीक है। बस एक आपका होमवर्क है सिर्फ, कौन सा वाला? क्वेश्चन 16 गोल्डन वाला। ओके, अल्लाह हाफिज़।